ये गर्म है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कोर्टनी ने सोचा कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, क्योंकि उसे पूरे शरीर में गर्मी लग रही थी। फिर उसने स्पष्ट रूप से सुना जो उसे लगा कि दरवाजा खुलने की आवाज थी। जब उसने खुद को अपनी आंखें खोलने और एकमात्र प्रकाश स्रोत की ओर देखने के लिए मजबूर किया तो उसने देखा कि कुछ लोग दरवाजे पर बिल्कुल सीधे खड़े थे। वे एक लंबे और सीधे व्यक्ति का अभिवादन कर रहे थे जो लाल कालीन के दूसरे छोर से उनकी ओर आ रहा था। उस आदमी की लंबी टांगें रुक गईं, इससे पहले कि वह ठंडी आवाज में पूछता, क्या आपने पुष्टि की है कि वह साफ है? हाँ मास्टर, वे क्या कह रहे हैं? वह आदमी कौन है? क्या वह इसहाक है? कोर्टनी उस आदमी को ध्यान से देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी करना चाहती थी, लेकिन दरवाजे का कमरा बंद था। अब वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, वह केवल अपने बिस्तर के पास किसी के कदमों की आवाज सुन सकती थी। अचानक बर्फ की तरह ठंडी त्वचा वाला एक शरीर उसके ऊपर झुक गया और वह उससे चिपके रहने से खुद को रोक नहीं पाए। उस आदमी का शरीर तनावग्रस्त हो गया जबकि उसकी आंखों में वासना भर गई। अंधेरे में उसके लाल होठों को चूमते हुए उसने करवट ली और अपना शरीर उसके शरीर पर दबाया जिससे वह उस पर बढ़त हासिल कर सका। ये दर्द होता है, कोर्टनी दर्द में चिल्लाई क्योंकि उसका शरीर झुक गया था। ये दर्द होता है इसहाक, इसहाक, क्या तुम उसके साथ नहीं रह सकते? आदमी जम गया। ये पहली बार था जब किसी महिला ने उसके बिस्तर पर किसी दूसरे आदमी का नाम पुकारा। आराम करो, आदमी की अपरिचित आवाज ने कोर्टनी को होश में ला दिया। वह इसहाक नहीं है, ये सही है, इसहाक ने मेरे तथाकथित सबसे अच्छे दोस्त के साथ संबंध बनाए हैं, इसलिए वह मेरे बिस्तर में कैसे आ सकता है? तुम कौन हो? मुझे मत छुओ। कोर्टनी ने अपनी बाहें लहराई और पूरी ताकत से उस आदमी का विरोध किया। उसने कराहते हुए कहा क्योंकि उसके तीखे नाखूनों ने उसकी गर्दन को खरोंच दिया था और ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी गर्दन से कुछ चीर दिया है। उसका दर्द धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि सुखद अनुभूति ने उसे अभिभूत कर दिया। डीलक्स स्वीट से एक पुरुष और एक महिला की बढ़ती भावुक आवाजें अक्सर सुनी जा सकती थीं। फिर भी दरवाजे की रखवाली करने वाले अंगरक्षक अभी भी गंभीर भावों के साथ खड़े थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कोर्टनी का शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वह चौंक कर उठी। बाहर एक चमकदार धूप वाला दिन था, फिर भी उसकी पतली पीठ ठंडे पसीने से लथपथ थी। मैंने वास्तव में उस रात का फिर से सपना देखा। कोर्टनी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए जोर से सांस ली। उसे उस आदमी की गहरी आवाज, उसकी बर्फीली छाती, उसकी गहरी आंखें जो उसे घूर रही थी, याद आई और उसने 2 महीने पहले अपने जीवन की सबसे शर्मनाक रात का अनुभव किया। आखिरकार वह अपने बॉयफ्रेंड और बेस्टी के बीच के अफेयर के बारे में जानने के बाद बार में गई और किसी के साथ ड्रिंक की। नतीजतन किसी ने उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया और उसे एक आलीशान स्वीट में ले जाया गया और उसका कौमार्य छीन लिया गया। कोर्टनी के गाल जलने लगे। गहराई से सोचने की हिम्मत न होने के कारण उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले। जब वह प्रयोगशाला में अपनी रिपोर्ट पर काम कर रही थी तो उसका जूनियर लंच लेकर वापस आया और मछली की हल्की गंध से उसका पेट खराब हो गया। बकाए अपना अधूरा प्रयोग छोड़कर कोर्टनी टॉयलेट में भागी और बहुत देर तक उल्टी करती रही। तुम्हारी प्रतिक्रिया के आधार पर कोर्टनी, क्या तुम गर्भवती हो सकती हो? जूनियर के शब्दों ने कोर्टनी को झकझोर दिया और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। गर्भवती? ऐसा कोई संयोग नहीं हो सकता है ना? क्या मैं एक बार किसी पुरुष के साथ सोने के बाद गर्भवती हो सकती हूँ? हालांकि सच्चाई उसके चेहरे पर तमाचा बनकर आए। महिला डॉक्टर ने अस्पताल में उसे मेडिकल रिपोर्ट सौंपी और यह भी बताने का विशेष प्रयास किया कि भ्रूण कहाँ है। बधाई हो मिस हंटर, आप वास्तव में गर्भवती हैं। बच्चा अब लगभग 70 दिन का है और यह काफी स्थिर है। उसके शब्दों ने कोर्टनी को वज्र की तरह मारा। वह लड़खड़ा गई। जब तक वह बड़ी मुश्किल से दीवार के सहारे झुकी तब तक वह अपना संतुलन नहीं रख पाई। मैं गर्भवती हूँ, मैं वास्तव में गर्भवती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि बच्चे का पिता कौन है। वह आदमी कौन है जो उस रात मेरे साथ सोया था? वह अस्पताल के गलियारे में बहुत देर तक इधर उधर घूमती रही और आखिरकार एक बार फिर डॉक्टर के कार्यालय में घुस गई। जी डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं गर्भपात कराना चाहती हूँ। क्या? डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान एक बार में ही गायब हो गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला, जो युवा और कमजोर दिख रही थी, इतनी क्रूर होगी। वह सलाह देने से खुद को रोक नहीं पाए। मिस, अब जब आप बच्चे के साथ गर्भवती हैं तो ये दुख की बात होगी अगर आप गर्भपात करवा लें। मैं ये बच्चा नहीं चाहती। कोर्टनी ने डॉक्टर की बांह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने कहा, मानो विनती कर रही हो, मैं बच्चे का गर्भपात करवाना चाहती हूँ अभी। कोर्टनी ने अपने जूते उतारे और ऑपरेटिंग टेबल पर लेट गई। खुद को तैयार करने के बावजूद उसे अभी भी बहुत ठंड लग रही थी। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, मैं अभी भी स्नातक हूँ, इसलिए लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे। मुझे माफ कर दो बेबी। कोर्टनी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए अनिच्छा का संकेत दिया। जब सर्जरी शुरू होने वाली थी तभी ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। फिर काले सूट पहने हुए पुरुषों का एक समूह अंदर घुस आया और तुरंत पूरे ऑपरेटिंग रूम में भीड़ लग गई। कौन हो तुम लोग? डॉक्टर और नर्स अप्रत्याशित स्थिति से चौंक गए। स्केलपेल ऑपरेटिंग टेबल पर गिरी जिससे कोर्टनी जाग गई। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, एक आदमी आया और उसे तुरंत पकड़ लिया और फिर उसे एक बेहोश करने वाली दवा दी। डॉक्टर और नर्स इस घटना से स्तब्ध रह गए। वह आदमी जो अभी तक नहीं गया था अपनी जेब से नकदी का एक मोटा ढेर निकाला और डॉक्टर को फेंकते हुए ठंडे स्वर में कहा, यह महिला कभी आपके घर नहीं आई। समझे समझे। डॉक्टर और कुछ नर्सें डर से कांप उठी। कोर्टनी बेहोशी की हालत में उठी और खुद को एक आलीशान बेडरूम में पाया। संयोग से किसी ने दरवाजा खोला और इस समय अंदर आ गया। अंदर आने वाला व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके हाथ में एक बढ़िया पकवान था। कोर्टनी को सावधानी से देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। आप जाग रही हैं मिस हंटर? आपको कैसे पता चला कि मेरा उपनाम हंटर है? कोर्टनी ने अपना बचाव किया। यह आदमी जानता था कि वह कौन है, फिर भी वह उसे नहीं जानती थी। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? मिस हंटर, उस रात जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। उन्होंने उस रात के लिए गलत महिला का इंतजाम किया था। बटलर ने माफी मांगते हुए कहा, हमारे यंग मास्टर इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आप गर्भवती होंगी मिस हंटर। लेकिन चूंकि आप गर्भवती हैं इसलिए उन्हें बच्चा पैदा करना ही होगा। कोर्टनी तुरंत समझ गई कि वह जिस यंग मास्टर का जिक्र कर रही थी वह वही घिनौना आदमी होगा जिसके कारण उसने अपना कौमार्य खो दिया था। क्यों? उसे ऐसा करने का क्या अधिकार है? अपने यंग मास्टर से कहो कि मैं अपनी मर्जी से अपना बच्चा गिरा दूंगी। बटलर के पास कोर्टनी को वह अखबार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो वह अपने साथ लाया था। आप पहले इसे क्यों नहीं देखते? कोर्टनी उसे अखबार नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उसकी नजर अखबार पर एक आकर्षक शीर्षक पर पड़ गई। इसमें लिखा था, हंटर ग्रुप नकली सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए उजागर। हंटर ग्रुप को इस संकट का समाधान कैसे करना चाहिए जब उसके शेयर आज सुबह गिर गए। इस पर कोर्टनी ने बटलर से अखबार छीन लिया। समाचार रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया और उसने बटलर को गुस्से से घूरा। ये तुम्हारे यंग मास्टर का काम था, है ना? तुम्हारा यंग मास्टर इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? बटलर ने एक बाल भी नहीं मोड़ा। मिस हंटर, जब तक तुम बच्चे को जन्म दोगी हंटर्स ठीक रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें 20 मिलियन भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहोगी कि हंटर्स दिवालिया हो जाएं मिस हंटर, है ना? कोर्टनी ने अखबार को जोर से पकड़ लिया जबकि बटलर ने चुपचाप उसे एक दस्तावेज दिया। दस्तावेज को देखते हुए कोर्टनी काफी देर तक हिचकिचाती रही। अंत में उसने अपने दांत पीसते हुए अपना मन बना लिया और कहा, मैं इस पर हस्ताक्षर करें। बटलर हस्ताक्षरित दस्तावेज प्राप्त करने के बाद स्पष्ट रूप से संतुष्ट था। उसने कहा, कृपया आश्वस्त रहें मिस हंटर, हमारे युवा मास्टर निश्चित रूप से अपना वादा पूरा करेंगे जब बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा होगा। 8 महीने बाद गड़गड़ाहट। बाहर अचानक गड़गड़ाहट की आवाज ने कोर्टनी को चौंका कर उसकी नींद से जगा दिया। कोर्टनी को केवल अपने पेट में असहनीय दर्द महसूस हुआ। अपनी सारी ताकत जुटाते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और नाइट स्टैंड पर छोटी घंटी बजाई। फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया और वह बेहोश हो गई।
यह आ गया है, बच्चा बाहर आ गया है। कोर्टनी की सांस फूल गई क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से एक बच्चे की तेज और स्पष्ट रोने की आवाज़ सुनी। उसने थोड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली, लेकिन नर्स ने बच्चे को ले जाने से पहले ही उसे देख लिया था। कई मिनट बाद उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया और बटलर अंदर आया। कोर्टनी को इतना दर्द हो रहा था कि वह अभी भी चादरें पकड़ रही थी। बच्चा कहाँ है? बटलर ने जवाब दिया, बच्चे को यंग मास्टर के घर भेज दिया गया है। वह एक स्वस्थ लड़का है। फिर उसने कैबिनेट पर एक लिफाफा रखा। यहाँ 20 मिलियन का चेक है। धन्यवाद मिस हंटर। इसके साथ ही वह जाने के लिए तैयार हो गया। नहीं, कृपया मुझे बच्चे को देखने दो। घबराई हुई कोर्टनी ने चादरें पीछे फेंकी और बिस्तर से बाहर निकलने ही वाली थी। चाहे जो भी हो, यह मेरा बच्चा है। हालांकि वह बहुत कमजोर थी, इसलिए वह तुरंत फर्श पर गिर गई। वह केवल बटलर को जाते हुए देख सकती थी क्योंकि उसके पेट में दर्द की ऐंठन के कारण वह दर्द में चिल्ला रही थी, कृपया मुझे बच्चे को देखने दो। कुछ मिनट बाद कोर्टनी को दवा देने के लिए एक नर्स आए। ये देखकर कि वह फर्श पर पड़ी थी, नर्स ने जल्दी से उसे उठाया, लेकिन उसका हाथ खून से लथपथ पाया। नर्स का चेहरा तुरंत मौत की तरह पीला पड़ गया। जैसे ही वह घबराहट में कमरे से बाहर भागी, कोर्टनी जो कोमा में जा रही थी उसे घबराहट में ये कहते हुए स्पष्ट रूप से सुन सकती थी, बुरी खबर डॉक्टर गिल, इस गर्भवती महिला के गर्भ में एक और बच्चा है। 5 साल बाद एक युवक जो भीड़ के साथ फनवेले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन मार्ग से निकला। वह अपनी काली शर्ट और पैंट के साथ बहुत ही विशिष्ट था। उसके होंठ भूरे रंग के धूप के चश्मे के नीचे एक दूसरे से सटे हुए थे, जिससे वह एक अप्रिय रूप दे रहा था, जिससे अजनबी उससे दूर भाग रहे थे। ये देखकर कि वह मार्ग से बाहर निकला है, उसका सहायक जो बाहर इंतजार कर रहा था जल्दी से उसके पास गया और उसका सूटकेस उठाया। उसने सावधानी से पूछा, प्रेसिडेंट डंकन, क्या आप पहले हवेली वापस जाना चाहेंगे? लिटिल मास्टर ने एक दिन से कुछ नहीं खाया है, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? उस आदमी की ठंडी आवाज से संकेत मिल रहे थे कि वह क्रोधित हो रहा था, जिससे सहायक के पैर कांपने लगे। पूरे डंकन परिवार में हर कोई जानता था कि लिटिल मास्टर जॉर्डन डंकन अलेक्जेंडर डंकन के दिल के सबसे प्यारे थे। अलेक्जेंडर उनसे इतना प्यार करते थे कि वह कभी कभी बात वाले के साथ बहुत सावधान हो जाते थे। अलेक्जेंडर ने जॉर्डन से बात करते हुए भी अपनी आवाज ऊंची करने की हिम्मत नहीं की, जिससे पता चलता है कि उसने जॉर्डन को कितना बिगाड़ा है। हालांकि उसकी आशंका के बावजूद सहायक ने खुद को संभाला और समझाया, आप एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए शिकागो जा रहे थे, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया, कहीं आपका काम रुक न जाए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल मास्टर एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। अचानक वह आदमी अपनी जगह पर रुक गया, अपना धूप का चश्मा उतार दिया और अपने सहायक को देखा। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी, लेकिन वे धीरे धीरे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से हरी हो गईं। इतना ही नहीं, बल्कि उसके आसपास का तापमान धीरे धीरे कम होता हुआ लग रहा था। ये देखते ही सहायक के घुटने इतने कमजोर हो गए कि वह लगभग गिर पड़ा। राष्ट्रपति डंकन की पुतलियां जब भी गुस्सा करते हैं हरी हो जाती हैं, इसलिए उन्हें अभी गुस्सा आना चाहिए। ओह नहीं, मैं अपनी नौकरी खोने जा रहा हूँ। तुम कब से मेरी ओर से निर्णय ले सकते हो? उसकी आवाज कुछ पल पहले की तुलना में थोड़ी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मुझे माफ कर दो। सहायक ने अपना सिर झुका लिया, अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए तैयार। तभी चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा भीड़ में लुढ़कता हुआ अलेक्जेंडर के जूतों के पास आकर रुक गया। चॉकलेट के रैपर को देखते ही अलेक्जेंडर ने अपनी बाहें सिकोड़ ली और फिर नीचे झुककर चॉकलेट का टुकड़ा उठा लिया। यह मेरी चॉकलेट है मिस्टर, एक छोटी लड़की की आवाज में एक नरम और मीठी आवाज गूंजी। वह लगभग 4 से 5 साल की थी। चूंकि वह छोटी थी, इसलिए उसे अलेक्जेंडर को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता था, भले ही वह नीचे बैठा हो। उसकी आंखें बड़ी थी, काली पुतलियां जो आगे की तरह चमकीली और जगमगाती हुई दिख रही थी, और वे एक तरह की पवित्रता से चमक रही थी जो बच्चों के लिए अनोखी थी। उसकी मासूम शक्ल ने अलेक्जेंडर के दिल की धड़कन बढ़ा दी, इसलिए उसने अपनी आंखें उस पर टिका दी। यह अजीब है, मैं इस छोटी बच्ची से पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन वह मुझे इतना गहरा एहसास क्यों देती है, जैसे कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हों। टीना हंटर ने अलेक्जेंडर की ओर अपना कोमल हाथ बढ़ाने से पहले अपना सिर दोनों तरफ झुकाया। मिस्टर, अगर आप एक चॉकलेट खाना चाहते हैं तो कृपया खुद ही खरीद लें। मेरे पास इसके सिर्फ 3 टुकड़े हैं, इसलिए मैं आपको कोई नहीं दे सकता। उसके प्यारे और मधुर लगने वाले शब्दों ने अलेक्जेंडर के ठंडे और उदास चेहरे को कुछ हद तक नम कर दिया। वह नीचे झुका और चॉकलेट उसे वापस देते हुए पूछा, क्या तुम्हें ये ब्रांड की चॉकलेट पसंद है? क्या? उसके बगल में बैठा सहायक तुरंत दंग रह गया। ये बहुत अजीब है, क्या राष्ट्रपति डंकन को लिटिल मास्टर के अलावा हर बच्चा नापसंद नहीं है? वह क्यों नीचे झुका और इस छोटी बच्ची से उस कोमल लहजे में बात करेगा जो वह आमतौर पर लिटिल मास्टर से बात करते समय इस्तेमाल करता है? ये बहुत अविश्वसनीय है। टीना ने जोर से सिर हिलाया और एक प्यारी सी मुस्कान दी, जिससे उसके 2 बेहद प्यारे सफेद कुत्ते दिखाई दिए। क्या आपको भी यह ब्रांड की चॉकलेट पसंद है मिस्टर? मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मेरे लड़के को ये बहुत पसंद है, अलेक्जेंडर ने जवाब दिया। फिर उसने अपने शॉपिंग बैग से उसी ब्रांड की चॉकलेट का एक डिब्बा निकाला। मैंने अपने लड़के के लिए इसके कई डिब्बे खरीदे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक डिब्बा दे सकता हूँ। वाह, चॉकलेट से भरा डिब्बा देखकर टीना की आंखें चमक उठी, लेकिन वह झिझकी। लेकिन मम्मी ने कहा है कि मैं दूसरों के उपहारों को सहजता से स्वीकार नहीं कर सकती। हालांकि टीना की काली और चमकीली आंखें घूम गईं। अलेक्जेंडर के पास दबे पांव आते हुए उसने चॉकलेट का डिब्बा लेने से पहले उसके गाल पर एक तमाचा मारा। अब मैं इसे इस तरह से ले सकती हूँ? अलेक्जेंडर दंग रह गया। आश्चर्यजनक रूप से उसके पतले होंठ एक फीकी मुस्कान में बदल गए। सहायक ने अपना पसीना पोंछा। समय देखने के बाद उसने अलेक्जेंडर को याद दिलाया, प्रेसिडेंट डंकन, अब जाने का समय हो गया है। ठीक है, अलविदा छोटे। अलेक्जेंडर उठकर अपने सहायक के साथ तुरंत चला गया। अलविदा मिस्टर। टीना ने पीछे से ठंडे और अलग थलग व्यक्ति की ओर अपना छोटा सा हाथ हिलाया। वाह, यह मिस्टर बहुत सुंदर और दयालु है। टीना हंटर। टीना ने अपने पीछे खड़ी महिला की गुस्से भरी आवाज सुनकर अपना छोटा सा चेहरा सिकोड़ लिया। ओह नहीं, मैं खत्म हो गई, उसने खुद से सोचा। अगले ही पल महिला टीना के पास चली गई, अपना पतला हाथ उठाया और गुस्से से भरे भाव के साथ टीना को जोरदार थप्पड़ मारा। क्या मैंने तुम्हें उसी जगह पर मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? आउच, मुझे मत मारो मम्मी, इससे दर्द होता है। टीना वास्तव में दिखावा कर रही थी क्योंकि इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। अपने हाथों को अपने नितंबों पर रखते हुए उसने दुखी होकर समझाया, मैंने अपनी चॉकलेट गिरा दी थी, इसलिए मैं इसे उठाने गई थी। उसकी बाहों में चॉकलेट का डिब्बा देखकर कोर्टनी ने उसे छोटी लड़की से ले लिया। तुम्हें ये कहाँ से मिला? टीना ने अपनी उंगलियां आपस में बांध ली। एक हैंडसम मिस्टर ने मुझे ये दिया क्योंकि उसे लगा कि मैं क्यूट हूँ। उसने तुम्हें दिया, तुम उसके साथ क्यों नहीं चली गई? कोर्टनी और भी क्रोधित हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और टीना को एक और थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन टीना चिल्लाई और जल्दी से अपना पिछवाड़ा ढक लिया। अपनी पुरानी चाल चलते हुए छोटी लड़की ने अपनी नम आंखें झपकाईं और कोर्टनी को भूलने लगी। मुझे पता है कि मैं गलत थी मम्मी, मैं 3 मिनट बाद दीवार की ओर मुंह करके खड़ी रहूंगी। 10 मिनट। टीना रोने का नाटक करने लगी। 10 मिनट बहुत लंबा है, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगता मम्मी? अगर तुम फिर से मोलभाव करोगी तो समय बढ़ जाएगा। टीना ने अब और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। अपने होठों को सिकोड़ते हुए उसने आज्ञाकारी ढंग से कोर्टनी का हाथ पकड़ा और कोर्टनी के साथ चली गई। जब कोर्टनी 5 साल बाद वापस आई तो फर्नवेले शहर में बहुत सारे अविश्वसनीय बदलाव हुए थे। हर जगह ऊंची ऊंची इमारतों की कतारें थीं। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई। टीना को घर पर बिठाने के बाद उसने तुरंत अपने पड़ोस के गेट पर एक टैक्सी पकड़ी और सनहिल एंटरप्राइज डाउनटाउन चली गई। ये दिन सनहिल एंटरप्राइज के तिमाही नौकरी के साक्षात्कार का दिन था, इसलिए लोग घूमते हुए कांच के दरवाजे के सामने इधर उधर भाग रहे थे। अरे रुको, 1 मिनट रुको। ये देखकर कि लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, कोर्टनी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर वहां भागी। फिर उसने अपने दांत पीसते हुए लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही लिफ्ट में घुस गई।
मुझे बहुत खेद है, मैं यहाँ हूँ। चूंकि वह बहुत जल्दी अंदर आई थी, इसलिए उसकी ऊंची एड़ी के जूते टूट गए, जिससे वह तुरंत गिर गई। कोर्टनी के हाथों ने किसी रेशमी चिकने कपड़े को छू लिया था। जैसे ही उसने अनजाने में कपड़े को पकड़ा, उसका चेहरा उस आदमी के शरीर से दब गया और फेरोमोन की तेज गंध से उसे चक्कर आने लगा। उनके आसपास किसी ने कहा, आप कौन हैं? आप अधिकारियों की लिफ्ट क्यों ले रहे हैं? मुझे खेद है, मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ और मुझे जल्दी है, कोर्टनी ने उठने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। अप्रत्याशित रूप से वह बहुत जल्दी में चली गई, जिससे उसके लंबे लहराते बाल उस आदमी की शर्ट के बटन के चारों ओर उलझ गए। उसके बाल इतने जोर से खींचे गए कि उसकी खोपड़ी में चोट लग गई। जब वह फिर से गिरी तो उसने अपने हाथ उस आदमी की छाती पर रख दिए, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। कोर्टनी ने जल्दी से कहा, मुझे खेद है, मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं छू रही हूँ। लिफ्ट अचानक 2 सेकंड के लिए चुप हो गई। पफ। अगले ही पल लिफ्ट में मौजूद कई लोगों को समझ में नहीं आया कि हंसे या भौं सिकुड़ें। हालांकि इस बड़े शख्स के ठंडे चेहरे ने उन्हें जल्दी से अपना मुंह ढकने और अपनी हंसी को जबरन रोकने पर मजबूर कर दिया। अलेक्जेंडर एक सेकंड के लिए स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। वह अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह ऐसी हास्यास्पद स्थिति में कभी नहीं आया था। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कोर्टनी ने अपने बालों को उलझने से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह हिली तो उसके बाल बटन के चारों ओर और भी कसकर उलझ गए। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गई थीं। अलेक्जेंडर को लगा कि यह महिला उसे बहुत परिचित लग रही थी, लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके कोमल हाथों से खरोंचते रहे, मानो उसे उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हों। अजीब बात यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि वह गंभीर माइसोफोबिया से पीड़ित था, उसे घृणा नहीं हुई। एक सेकंड के लिए चुप रहने के बाद उसने अपना सिर नीचे किया और उसके अनुरोध पर अपनी पतली और लंबी उंगलियों से उसके बालों को बटन से खोला। हिलना मत, आराम करो। उसकी आवाज शांत और दूर की लग रही थी। यह आवाज बहुत परिचित लग रही है। कोर्टनी दंग रह गई। उसे अचानक 5 साल पहले होटल में बिताई गई वह रात याद आ गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई कि मन प्रकाश में वह आदमी कैसा दिख रहा था, लेकिन उसने उसके गुलाबी रंग के होठों की एक हल्की सी झलक देखी। उसने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद उसने अपना लिंग और भी जोर से उसके अंदर डाला। कोर्टनी का चेहरा तुरंत लाल हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में कामुक दृश्य आए। हे भगवान, क्या मैं आदमी के लिए तरस रही हूँ? मैं ये सब क्यों याद करूंगी? धन्यवाद। कोई जवाब न मिलने पर वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए, इसलिए उसने चुपचाप उस आदमी को देखा। उसने एक महंगा हस्तनिर्मित सूट पहना हुआ था जो उसके आकर्षक लंबे पैरों को और भी आकर्षक बना रहा था। वह कुलीन और शांत दिख रहा था और उसके कसकर दबाए गए होंठ हालांकि अच्छे दिखने वाले थे, लेकिन एक अल्पन का संकेत दे रहे थे। मिस, उसके सहायक को जल्दी ही होश आ गया, ये याद करते हुए कि कोर्टनी ने खुद को अलेक्जेंडर पर फेंक दिया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने जो जल्दी में होने के बारे में कहा वह शायद एक बहाना था। तुम बस उससे बात करना चाहती थी, है ना? बात करना। कोर्टनी अभी भी उलझन में थी जब उसके बगल में बैठे आदमी ने अपना सिर नीचे किया और अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। इन वर्षों में कई महिलाएं उसके आसपास आती जाती रहीं। उन्होंने वास्तव में उसके करीब आने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, लेकिन 5 साल पहले की उस घटना के बाद से उसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एकमात्र महिला जिसके साथ उसने कभी वन नाइट स्टैंड किया था, वह शायद वह महिला थी जिसके साथ उसने उसी साल गलती से सोया था। वह उसके बेटे की जैविक मां भी थी। जैसा कि अलेक्जेंडर ने अभी इस महिला की हरकतों को याद किया, जो जाहिर तौर पर अंदर आने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता था। उसके संपर्क में आते ही उसकी आंखों में कठोरता और घृणा बढ़ गई। मैं अपने सामने खड़ी महिला के कारण लगभग मूर्ख बन गया था, उसने खुद से सोचा। कोर्टनी नाखुश थी। तुम्हारी आंखों में यह भाव क्यों है? मैंने कहा था कि मुझे जल्दी है। मैंने अभी अभी उसे इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए दिल से धन्यवाद दिया है। हालांकि वह आदमी अब उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। उसने उदासीनता से आदेश दिया, जोश, फ्लो बटन दबाओ। उसके सहायक जोश ने निकटतम फ्लोर पर लिफ्ट का बटन दबाया। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उसने कोर्टनी को बाहर जाने के लिए कहा, लेडी, कृपया यहाँ से नीचे चली जाएं और अगली बार ऐसी हरकतें न करें। कृपया। मैं वास्तव में नहीं थी, कोर्टनी खुद को समझाना चाहती थी, लेकिन सहायक ने उसे अरे रवैये के साथ लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए कहा। कोर्टनी ने अपने दांत भींचे और अलेक्जेंडर को घूरा। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसने बुदबुदाते हुए कहा, वह खुद को क्या समझता है? ये बहुत मजेदार है कि उन्होंने मुझ पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया। उसकी त्वचा इतनी गोरी और साफ दिखती है, एक नजर में ही पता चल जाता है कि वह जरूर कोई नाइट क्लब स्टार होगा। उसकी आवाज धीमी नहीं थी, इसलिए जोश ने जो कहा उसे सुनकर वह डर गया। क्या ये साक्षात्कारकर्ता मौत को आमंत्रित कर रहा है? वह कैसे कह सकती है कि हमारे राष्ट्रपति डंकन यहाँ एक नाइट क्लब स्टार हैं? जोश के अंग उसके बगल में बैठे आदमी से निकलने वाली निषेधात्मक आभा के कारण कांप रहे थे। उस आदमी की ओर देखने की हिम्मत न करते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुरंत सुरक्षा गार्ड को बुलाता हूँ और उन्हें ऊपर आकर इसे संभालने के लिए कहता हूँ। ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। अलेक्जेंडर ने लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही अपनी नजर हटा ली। किसी कारण से उसे इस महिला में दिलचस्पी हो गई, क्योंकि उसके शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। वह जानबूझकर मेरे शर्ट के बटन के चारों ओर अपने बाल घुमाने के बाद मुझ पर नाइट क्लब स्टार होने का आरोप कैसे लगा सकती है? दिलचस्प। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन उसकी आवाज पहले की तुलना में गहरी और ठंडी लग रही थी। वह देखना चाहता था कि क्या यह महिला अपने जॉब इंटरव्यू में कमाल कर सकती है। जॉर्ज को फोन करो और उसे बताओ कि मैं सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए वहां पहुंचूंगा। हाँ, राष्ट्रपति डंकन। जब कोर्टनी रिसेप्शन रूम में पहुंची तो उसने लोगों की भारी भीड़ देखी। उसने अचानक खुद को बहुत तनाव में पाया, क्योंकि उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा लोग जॉब के लिए आवेदन कर रहे थे। उसने एक बेतरतीब जगह ढूंढी और कुछ बातचीत कर रही महिलाओं के बगल में खड़ी हो गई। अरे, क्या तुमने सुना कि राष्ट्रपति डंकन भी आज के इंटरव्यू के लिए यहाँ होंगे? वाह, सच में? मैंने सुना है कि राष्ट्रपति डंकन का एक बेटा है जो अविवाहित है लेकिन बहुत सुंदर है। क्या वह अपने बेटे के लिए मां की तलाश करने के लिए आवेदकों का साक्षात्कार ले रहा है? ये संभव है, लेकिन यह अफवाह है कि वह नपुंसक है। अन्यथा इतने लंबे समय के बाद उसके पास एक नियमित महिला साथी क्यों नहीं होगी? हालांकि उसके बारे में अनगिनत गपशप है। क्या महिलाएं उस पर इसलिए नाराज होती हैं क्योंकि वह नपुंसक है? घटनास्थल पर मौजूद महिलाओं को अपनी जीवन चर्चा के बाद भी प्रलोभन महसूस हुआ। जब तक वे एक अमीर परिवार में शादी कर सकती थी, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें सौतेली मां बनना पड़े या फिर वह नपुंसक हो। कोर्टनी ये देखकर घृणा से अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाई कि कैसे ये महिलाएं अपने आकर्षण को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। जिन कंपनी के बॉस के बच्चे हैं वे आमतौर पर 30 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं और उनके पेट में शराब की मात्रा ज्यादा होती होगी। लेकिन चूंकि वे इतने अमीर हैं, तो क्या उन्हें अपने बच्चों के लिए साक्षात्कारकर्ताओं में से एक सौतेली मां चुननी होगी? वह अपने लिए एक सेक्सी सेक्रेटरी चुन रहा होगा। कोर्टनी अवचेतन रूप से इस भावी बॉस से घृणा कर रही थी। कोर्टनी हंटर, मैं यहाँ हूँ। कोर्टनी ने भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया जब उसने अपना नाम पुकारा। गहरी सांस लेने के बाद उसने दरवाजा धक्का दिया और अंदर चली गई। 5 साक्षात्कारकर्ता मंच के ठीक बीच में बैठे थे और दाईं ओर साक्षात्कारकर्ता अपने बगल में बैठे व्यक्ति से कुछ कह रहा था। श्रद्धा की नजर से कोर्टनी दंग रह गई। मैं क्या वह लिफ्ट में बैठा आदमी नहीं है? उसने उस आदमी के इर्द गिर्द लोगों की चापलूसी भरी नजरों को देखकर अपनी सांस रोक ली। मुझे क्या करना चाहिए? कोर्टनी हिचकिचाई। इस आदमी की नौकरी की स्थिति बाकी सभी की तुलना में अधिक लगती है। क्या वह प्रबंधक, निर्देशक या? अलेक्जेंडर ने कुछ नोटिस किया। उसने अपना सिर उठाया और कोर्टनी को एक उदासीन नजर से देखा। फिर उसने अपना सिर झुकाया और पूछा, जैसे कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, तो आपने वॉर्टन से स्नातक किया है? कोर्टनी को अपनी आवाज खोजने में मुश्किल हुई। मैंने अभी तक अपना स्नातक प्रमाण पत्र नहीं लिया है। उसने अपनी हिम्मत जुटाकर ही नौकरी के लिए साक्षात्कार का उत्तर पत्र प्राप्त किया और जिस विश्वविद्यालय से उसने स्नातक किया था उसके नाम से पत्र लिखा।
उसे वास्तव में इस नौकरी की बहुत आवश्यकता थी। साक्षात्कारकर्ता चौंक गया। क्या आपका मतलब है कि आपकी जानकारी फर्जी है? वह जल्दी से अपने बगल में बैठे अलेक्जेंडर की ओर मुड़ा और माफी मांगी। मुझे खेद है राष्ट्रपति डंकन, हमारी सत्यापन प्रक्रिया। अलेक्जेंडर ने हाथ हिलाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने मंच के नीचे खड़ी महिला को ठंडी निगाह से देखा। क्या आपका मतलब है कि आपने जर्मनी के मिलरी होटल में अपने काम के अनुभव के आधार पर ही नौकरी के लिए आवेदन किया है? उसकी आवाज़ और भी ठंडी लग रही थी। क्या आपने नौकरी की आवश्यकताएं पढ़ी हैं? फिर उसने एक उदासीन भाव से दस्तावेज उसकी ओर फेंके क्योंकि उसने बहुत पहले ही उसके झूठ को पहचान लिया था। बाहर निकलो। निराश होकर कोर्टनी ने दस्तावेज उठाए और जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वह चली गई, उसने अपने पीछे एक आदमी को ठंडी आवाज में बोलते हुए सुना, बेकार की चालें मत खेलो। कोई भी कंपनी ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगी जो अपनी निजी जानकारी भी फर्जी तरीके से दे। कोर्टनी ने विरोध में अपनी जगह रोक ली। क्या यह आदमी थोड़ा ज्यादा ही पवित्र नहीं है? वह पलटी, वापस गई और दस्तावेजों को टेबल पर पटक दिया। उसने जो आवाज निकाली वह इतनी तेज थी कि उसके आसपास बैठे साक्षात्कारकर्ता उसे देखकर चौंक गए। कोई राष्ट्रपति डंकन के सामने चीजें फेंकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वह जीने से थक गई है? अलेक्जेंडर ने ऊपर देखा। क्या कुछ और है? चूंकि तुम्हें लगता है कि किसी व्यक्ति की योग्यता केवल उसके स्नातक प्रमाणपत्र से ही साबित हो सकती है, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। कोर्टनी मुस्कुराई और उसकी आंखों में उत्तेजक भाव लिए उसे घूरने लगी। क्या तुम चुनौती स्वीकार करोगे? गेल लैंगली, जो कुछ समय पहले से उबाऊ साक्षात्कार के कारण नींद में थी, तुरंत उत्साहित हो गई। वाह, ये पहली बार है जब मैंने किसी को अलेक्जेंडर के साथ इतने अहंकारी रवैये के साथ शर्त लगाते देखा है। तुम उसके साथ क्या शर्त लगाना चाहोगी, बेब? अलेक्जेंडर ने गेल को नाराजगी भरी नजर से देखा। गहरी सांस लेते हुए कोर्टनी ने सीधे अलेक्जेंडर की गहरी आंखों में देखा और मधुर स्वर में कहा, मैं सेनेल एंटरप्राइज के तहत एक होटल में 3 महीने तक काम करूंगी। मैं गारंटी देती हूं कि होटल 30% से अधिक मासिक लाभ कमाएगा। अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं चाहती हूं कि सेनेल एंटरप्राइज मुझे नियमित पेरोल पर रखे और मुझे सामान्य वेतन से 3 गुना अधिक भुगतान करे। इसके अलावा आपको, वह एक पल के लिए रुकी, माफी मांगे मुझसे, उसने कहा। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई हैरान था। उसने इतनी बड़ी शर्त लगाने की हिम्मत कैसे की? उसने होटल मिलारी के मासिक राजस्व में केवल 10% का योगदान दिया था, जबकि वह जर्मनी में केवल 1 साल काम करती थी। अलेक्जेंडर ने फाइल बंद की और उसे एक तरफ फेंक दिया। अपने हाथों को मेज पर रखते हुए वह खड़ा हुआ और थोड़ा झुका। क्या होगा अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए? कोर्टनी की मुस्कान और भी चमकदार हो गई क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं हिली। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद को सेनेल एंटरप्राइज को बेच दूंगा और 3 साल तक तुम्हारे अधीन रहूंगा। क्या होगा? क्या तुम इस शर्त को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? स्वीकार करो, स्वीकार करो। गेल ने एक तरफ से आग्रह किया। अगर तुम शर्त स्वीकार नहीं करोगे तो तुम क्या होगे, एलेक्स? अलेक्जेंडर ने गेल को एक ठंडी नजर से देखा और बाद वाले ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वापस जाओ और रोजगार पत्र की प्रतीक्षा करो, अलेक्जेंडर ने मंच से उठने और जाने से पहले गहरी आवाज में कहा। जब वह कोर्टनी के पास से गुजरा तो वह रुका, अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। केवल उसकी थोड़ी उभरी हुई थोड़ी और छोटी ऊपर की ओर उठी हुई नाक को देखा। उसकी खुशबू सुगंधित थी, लेकिन ये खुशबू उस तरह की तेज खुशबू नहीं थी जो आम महिलाओं की होती है। उसकी हड्डियों में छिपे आकर्षण ने उसे रोमांचित कर दिया। वह दिलचस्प है, वह कम से कम उन महिलाओं से ज्यादा दिलचस्प है, उसने खुद से सोचा। मैं ये शर्त स्वीकार करूंगा। ऐसा कहते हुए वह मुड़ा और चला गया। ये देखकर कि अलेक्जेंडर जा रहा है, गेल ने जल्दी से उसका पीछा किया। एलेक्स, हम बाद में कहाँ खाना खाने जा रहे हैं? जाने से पहले वह मुड़ा, कोर्टनी को आंख मारी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दिलचस्प हो, बेब। मुझे उम्मीद है कि तुम ये शर्त जीत सकोगी। कोर्टनी हैरान थी, फिर भी वह आखिरकार इससे बाहर निकल गई थी। निराशा में डूबने से बेहतर है कि एक अवसर मिले। कोर्टनी जब साक्षात्कार के बाद घर पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। तुम वापस आ गई हो, मम्मी। टीना, जो उसका स्वागत करने के लिए बाहर आई, ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया। मैंने बर्तन याद कर लिया है और चावल को भाप में पका लिया है। मैं बस तुम्हारे कुछ व्यंजन बनाने का इंतजार कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, जाने मन। कोर्टनी ने छोटी लड़की के गाल पर एक चुंबन दिया। कोर्टनी ने हाथ धोने और बर्तन पकाने के बाद माँ और बेटी ने साथ में लंच किया। उस समय जब डॉक्टर ने उसे बताया कि होश में आने के बाद उसने एक बेटी को भी जन्म दिया है, तो कोर्टनी बहुत देर तक अवाक रह गई। चूंकि बच्ची गोरी और कोमल त्वचा के साथ बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए कोर्टनी ने बच्चे को उस आदमी को देने में संकोच किया। इसलिए वह अपने एक दोस्त से हवाई जहाज की टिकट खरीदने के लिए कहकर जल्दी में बच्चे को लेकर विदेश चली गई। उसने इस नन्ही बच्ची की खातिर हंटर से अपने संबंध भी तोड़ लिए। विदेश में बच्चे को पालना मुश्किल था, लेकिन कोर्टनी को तब तक थकान महसूस नहीं हुई जब तक वह टीना की प्यारी मुस्कान देख सकती थी। इसके अलावा उसकी यह बेटियां सामान्य रूप से होशियार और अंग्रेजी में धाराप्रवाह थी। इतना ही नहीं, उसने 3 साल की उम्र में अपने दांत ब्रश करना और अपने कपड़े खुद पहनना शुरू कर दिया। जब वह बड़ी हुई तो उसने कोर्टनी को घर के कामों में मदद करना शुरू कर दिया। कोर्टनी को घर से दूर रहने पर भी उसकी कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए टीना ने कोर्टनी से पूछा, मम्मी, आप डैडी को तलाक क्यों नहीं दे देती? कोर्टनी को मजा भी आया और दुख भी। तुम ऐसा क्यों कहती हो? मुझे लगता है कि डैडी तुमसे प्यार नहीं करते, टीना ने सब्जी का एक टुकड़ा चबाते हुए कहा। बाकी सभी के माता पिता दिन भर प्यार से रहते हैं, लेकिन डैडी साल में सिर्फ 2 बार ही मुझसे मिलने आते हैं। इसके अलावा जब भी वे वापस आते हैं तो तुमसे कुछ बातें करके चले जाते हैं। वे न तो तुम्हें चूमते हैं और न ही गले लगाते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे अब ये डैडी नहीं चाहिए। कोर्टनी को थोड़ा बुरा लगा। वह अपनी बेटी को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन उसे डर था कि उसकी बेटी के पास पिता नहीं होगा, जबकि पड़ोस में हर बच्चे के पास एक पिता है। इसलिए उसने किसी को साल में कुछ बार आकर उसकी बेटी को यह बताने में मदद करने के लिए कहा कि उसके पास एक पिता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेटी इतनी होशियार होगी और उसके प्रति इतनी विचारशील होगी। टीना ने फिर कहा, मम्मी, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा तलाक मुझे दुखी कर देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम कोई दूसरा पति ढूंढो, न कि तुम और मैं तुम्हारे पति से और मेरे डैडी से साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं। मैं भाई बहनों को तब तक स्वीकार कर सकती हूँ जब तक मेरे नए डैडी मुझसे प्यार करते हैं। तुम मूर्ख लड़की हो। टीना के शब्दों पर कोर्टनी की आंखें लाल हो गईं। मुझे पति की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छी देखभाल करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे एक भाई चाहिए, टीना ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम और डैडी मुझे लाड प्यार करें और मैं चाहती हूँ कि एक भाई मुझे राजकुमारी की तरह लाड प्यार करे। कोर्टनी ने बिना कुछ कहे टीना के बालों को सहलाया। उसे अपने सबसे बड़े बेटे की याद आई जिसे बर्टन ने ले लिया था और उसने सोचा कि क्या वह भी ठीक है। वह अपने बेटे को देखना चाहती थी और उसे गले लगाना चाहती थी, अगर वह एक दिन कर सकती थी। कोर्टनी के उदास चेहरे पर एक नजर डालते हुए टीना ने मन ही मन कसम खाई, मुझे 100 में और सुंदर नया डैडी ढूंढना होगा ताकि वहाँ दिन खुश रहे। उस रात कोर्टनी को सेनेल एंटरप्राइज के मानव संसाधन विभाग से एक ईमेल मिला जिसमें उसे अगले सोमवार को सेनेल होटल में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। जब उसने अपना सामान पैक किया तो उसने अपनी बेटी को अपने टैबलेट के साथ खेलते हुए देखा और वह उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम क्या खेल रही हो, जाने मन? टीना ने जल्दी से टैबलेट को अपनी छाती से लगा लिया। तुम्हें देखने की अनुमति नहीं है, माँ। चले जाओ। ठीक है, मैं इसे नहीं देखूंगी। कोर्टनी के जाने के बाद टीना ने अभी जो जानकारी दी थी उसे भरना जारी रखा। उसने कोर्टनी का नाम भरना जारी रखा और एक फोटो अपलोड की। वेब पेज के निचले दाएं कोने में लाइन थी, ओकेक्यूपिड डेटिंग वेबसाइट। आखिरकार यह काम पूरा करने के बाद टीना ने एक लंबा खिंचाव दिया। आज मैंने जिन लोगों को देखा वे अच्छे थे, लेकिन मुझे एयरपोर्ट पर मिले मिस्टर बहुत पसंद है। मैं एक नज़र में बता सकती हूँ कि वह मम्मी के लिए एकदम सही जोड़ी है। ये कितनी शर्म की बात है कि मुझे उस आदमी की जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए मैं उसकी जगह पर इन लोगों का ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। कोर्टनी को अभी भी पता नहीं था कि उसे उसकी चतुर बेटी ने बेच दिया है। जिस दिन कोर्टनी सेनेल होटल में ड्यूटी के लिए आए उस दिन होटल की 10वीं सालगिरह थी।
कर्मचारियों से संक्षिप्त परिचय के बाद कोर्टनी सालगिरह के जश्न में डूब गई। जब वह वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर के कर्मचारियों को निर्देश देते हुए लॉबी में खड़ी थी तो उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत जम गई। कोर्टनी एक जानी पहचानी आवाज सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके हाथ जो सामने की मेज पर टिके हुए थे धीरे धीरे मुट्ठियों में बंध गए। ऐसा संयोग नहीं हो सकता। उसने पलटकर देखा कि उसके सामने एक युवा जोड़ा खड़ा था। ये जोड़ा बहुत अंतरंग लग रहा था। वह आदमी लंबा और सुंदर था और जब उसने कोर्टनी को उनकी ओर मुड़ते देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। दूसरी ओर महिला ने उस आदमी की बांह को कसकर पकड़ रखा था और वह बहुत प्यार से दिख रही थी। ये कहना असंभव था कि कोर्टनी 5 साल बाद अपने पूर्व प्रेमी को फिर से देखकर दुखी नहीं हुई होगी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और एक मुस्कान के साथ अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसका दिल बुरी तरह से दुख रहा था। हमें आखिरी बार मिले हुए बहुत समय हो गया है। इसहाक ने अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ कोर्टनी को देखा। उसने कुछ कहने की कोशिश करते हुए अपने होंठ खोले लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर वैनेसा गाजिया ने इसहाक की बांह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, मानो उस पर अपना दावा जता रही हो। उसने कोर्टनी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, देखो कोर्टनी, तुमने इसहाक और मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गई हो? मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत थी। मैंने सुना है कि तुमने उस समय विदेश जाने के लिए हंटर से अपने संबंध तोड़ लिए थे। वैनेसा चिंतित लग रही थी लेकिन उसके शब्द उसके कोमल चेहरे के बावजूद कास्टिक थे। क्या तुम हंटर मैंशन में वापस जाकर देखना चाहती हो? इसहाक ने बीच में टोका, मानो उसने देखा हो कि कोर्टनी असहज महसूस कर रही थी। चलो वैनेसा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं अभी भी उससे बात करना चाहती हूँ क्योंकि हम लंबे समय से मिले नहीं हैं। वैनेसा ने कोर्टनी को मना किए बिना जबरन लिफ्ट की ओर खींचते हुए कहा। यह महसूस करते हुए कि उसके होंठ सूख रहे थे, कोर्टनी ने अपनी नजरें झुका लीं। वैनेसा ने लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बाद उसे खींचकर लिफ्ट में ले गई। चूंकि कोर्टनी की नजर नीचे थी इसलिए वह सिर्फ एक मेहमान को ही देख पाई जो उनके बाद लिफ्ट में प्रवेश कर रहा था, इसलिए वह थोड़ा सा बगल की ओर खिसक गई। जैसे ही उसके पास से गुजरने वाले मेहमान की सूट जैकेट उसकी नाक की नोक से टकराए, उसकी ठंडक ने उसे अनजाने में ही कांपने पर मजबूर कर दिया। किसी कारण से उसे ठंडक उसके लिए जानी पहचानी लगी। कोर्टनी ने ऊपर देखा और मेहमान पर एक नजर डालने की कोशिश की लेकिन वैनेसा अपनी ऊंची एड़ी के जूते के साथ उसके सामने आ गई। कोर्टनी, क्या तुम तब तक वहां पहुंच सकती हो? वैनेसा ने अभी क्या कहा था यह न जानते हुए कोर्टनी ने अपनी नजर हटा ली और पूछा, माफ करना, मेरा मतलब है इसहाक और मेरी सगाई की पार्टी। वैनेसा ने अपनी अंगूठी की उंगली पर चमकती हीरे की अंगूठी दिखाने के लिए अपना हाथ उठाया। अपनी आंखों में आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ उसने अपने लाल होठों को एक मुस्कान में लपेटते हुए कहा, यह अगले महीने की 18 तारीख को है। मुझे उम्मीद है कि तुम वहां जरूर आओगे। जानी पहचानी और महंगी हीरे की अंगूठी इतनी चमकदार थी कि कोर्टनी की आंखों में चुभ गई। उसे याद आया कि उसने अतीत में इसहाक के साथ एक ज्वेलरी शॉप में एक अंगूठी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि उसे यह अंगूठी अपनी शादी की अंगूठी के रूप में चाहिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अंगूठी इस समय वैनेसा की उंगली पर होगी। मैंने अभी अभी काम करना शुरू किया है इसलिए मैं शायद फ्री न हूँ। कोर्टनी ने अंगूठी को देखने के बजाय अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, कहीं ऐसा न हो कि वह और भी ज्यादा परेशान हो जाए। तुम्हें आना ही होगा कोर्टनी। वैनेसा ने मुस्कुराते हुए कोर्टनी का हाथ प्यार से थामा। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। कोर्टनी ने मन ही मन व्यंग्य किया, क्या वह ये कहना चाह रही है कि वह बहुत पहले से ही मेरे बॉयफ्रेंड को चुराना चाहती थी? वैनेसा की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि कोर्टनी चुप है और उसने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, मुझे पता है कि तुम डर रही हो कि तुम्हारे साथ कोई पुरुष साथी नहीं होगा जो तुम्हारे साथ पार्टी में शामिल हो सके। कोई बात नहीं, मैं कई दोस्तों को जानती हूँ इसलिए मैं उनमें से किसी एक को तुमसे मिलवा सकती हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरे लिए पार्टी में शामिल होना सुविधाजनक है। कोर्टनी ने वैनेसा का हाथ शांति से दूर कर दिया। इसके अलावा मुझे डर है कि वह मुझे मेरे पूर्व बॉयफ्रेंड और बेस्टी की सगाई की पार्टी में शामिल नहीं होने देगा। इसहाक के हाव भाव थोड़े बदल गए। वैनेसा के हाव भाव भी एक पल के लिए जम गए, फिर उसने एक बार फिर कोर्टनी का हाथ दोस्ताना अंदाज में थमा। कोर्टनी, तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर उनसे हमारा परिचय क्यों नहीं करवाती? मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, वह बहुत व्यस्त है। वैनेसा ने जैसे ही कोर्टनी को खींचा वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। हालांकि वैनेसा चुपचाप एक तरफ चली गई बिना उसे उठाने का कोई इरादा दिखाए। कोर्टनी गिर गई और उसका सिर एक सख्त छाती से टकरा गया जिससे उसके माथे में दर्द होने लगा। हे, उसने अपने ऊपर एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनी। किसी कारण से उसे व्यंग्यात्मक आवाज जानी पहचानी सी लगी। कोर्टनी ने अपना संतुलन वापस पा लिया और कुछ ही सेकंड में ऊपर देखने लगी। जब उसने उस आदमी का दृढ़ चेहरा देखा तो उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और मन ही मन कसम खाए, क्या फॉर्नविले शहर इतना छोटा है? मैं अलेक्जेंडर डंकन से उसी तरह क्यों टकराऊंगी जब मैंने पहली 2 बार लिफ्ट ली थी? वैनेसा बोली, क्या तुम ठीक हो कोर्टनी? कोर्टनी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब से हम लिफ्ट में घुसे हैं वैनेसा हर तरह से दिखावा करती रहती है और मेरा मजाक उड़ाती रहती है। भगवान ही जानता है कि अगर उसे पता चला कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे कितना गर्व होगा। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि यह आदमी जिससे मैं तीसरी बार मिल रही हूँ साफ तौर पर देख रहा है। कोर्टनी के दिमाग में एक विचार आया। अगले ही पल उसने अलेक्जेंडर के कंधों पर अपनी बांह लपेट ली। जब वह उस पर झुकी तो उसने साफ तौर पर महसूस किया कि वह आदमी एक पल के लिए जम गया, जिससे उसे काफी खुशी हुई। फिर उसने नखरे से कहा, हनी, क्या तुम लिफ्ट में चुपके से इंतजार करके मुझे सरप्राइज देने की कोशिश कर रही हो? ये तुम्हारी बहुत शरारत थी। अलेक्जेंडर अवाक रह गया। कोर्टनी के अलावा लिफ्ट में मौजूद बाकी 4 लोग दंग रह गए। खासकर वैनेसा ने नफरत में अपने दांत पीस लिए। यह आदमी अपने अलग और नेक रूप के साथ खास तौर पर खूबसूरत लग रहा था और उसने जो सूट पहना हुआ था उससे कोई भी बता सकता था कि वह एक सफल व्यवसायी होगा। कोर्टनी ऐसे अमीर और खूबसूरत आदमी के साथ कैसे जुड़ सकती है? इसलिए कोर्टनी हंस पड़ी। कोर्टनी, जब हम अभी लिफ्ट में दाखिल हुए तो उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, तो वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? अगर तुम अपने साथ अभिनय करने के लिए किसी को ढूंढना चाहती भी हो तो तुम्हें पहले उसके साथ स्क्रिप्ट पढ़ लेनी चाहिए थी। घबराहट महसूस करते हुए कोर्टनी ने अलेक्जेंडर की तरफ एक नज़र डाली। वह आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी क्या सोच रहा है। उस आदमी ने गर्व से ऊपर देखा और फिर ठंडी और अप्रिय आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि वह मुझे उसके साथ नाटक करने के लिए कितना भुगतान कर सकती है? कोर्टनी अवाक रह गई। क्या वह चुपचाप स्वीकार कर रहा है कि वह मेरा प्रेमी है? जोश, जो अलेक्जेंडर के दिमाग को पढ़ने में असामान्य रूप से अच्छा था,
फिर सभी को सुनाई देने वाली आवाज़ में याद दिलाने से पहले दस्तावेज को पलटने का नाटक किया। राष्ट्रपति डंकन, ये वह भाषण है जो आपको समारोह के दौरान देना है। अपनी आवाज़ को नियंत्रित करने में असमर्थ, वेनेसा ने तीखी आवाज़ में कहा, राष्ट्रपति डंकन। तो मेरे सामने वाला आदमी अलेक्जेंडर डंकन है। वेनेसा को वास्तव में अलेक्जेंडर से व्यक्तिगत रूप से मिलने का सम्मान कभी नहीं मिला, लेकिन उसने उसके बारे में कई अफवाहें सुनी थीं। अलेक्जेंडर हमेशा महिलाओं से दूर रहता था। कुछ अज्ञानी व्यापारिक साझेदारों ने महिलाओं को उसके साथ सोने के लिए व्यवस्थित किया था, जिसके जवाब में उसने उनके साथ अपने सभी सहयोग समाप्त कर दिए, जिससे ये कंपनियां रातों रात दिवालिया हो गईं। कुछ साल पहले अचानक उसके एक बेटा हुआ, लेकिन उसने कभी अपने बेटे की जैविक मां का जिक्र नहीं किया। बेटा सरोगेसी का नतीजा था या दान किए गए शुक्राणु से गर्भाधान हुआ, ये हर किसी की पसंदीदा बात थी। अनगिनत महिलाएं उसके बेटे की सौतेली मां बनना चाहती थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उसके करीब नहीं आ सकी। लेकिन अब इसहाक एक पल के लिए बिजली की तरह काला पड़ गया, जब उसने कोर्टनी को एक ऐसे आदमी की बाहों में देखा जो हर तरह से उससे बेहतर था। खुद को और रोक पाने में असमर्थ, वेनेसा ने जैसे ही वे मंजिल पर पहुंचे, इसहाक को लिफ्ट से बाहर खींच लिया। फिर उसने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, कोर्टनी, तुम तब तक राष्ट्रपति डंकन को हमारी सगाई की पार्टी में लाने के लिए स्वागत हो। जब लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से बंद हुआ तो कोर्टनी ने राहत की सांस ली। अलेक्जेंडर ने उसे एक नज़र देखा। तुमने तब मुझे उकसाने की हिम्मत की, फिर भी तुम अभी किसी और को देखकर काय की तरह व्यवहार कर रही हो, है ना? अपने आसपास के दमनकारी वातावरण से भयभीत, कोर्टनी ने एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे और उसने अपनी पीठ को लिफ्ट की दीवार से कसकर दबाया हुआ था। वे इतने करीब थे कि वह अपने गाल पर उस आदमी की गर्म सांस महसूस कर सकती थी। घबराई हुई कोर्टनी हकलाते हुए बोली, जैसे कि वह चुप हो गई हो, जे बस मुझसे ठीक से बात करो। तुम्हें इतने करीब आने की ज़रूरत नहीं है। अलेक्जेंडर कपड़ों की पतली परत के माध्यम से अपनी छाती पर रखे हाथों की जोड़ी को महसूस कर सकता था। किसी कारण से उनकी कोमलता और गर्मी उसे जानी पहचानी लगी। न केवल उसे एक सूक्ष्म अनुभूति हुई, बल्कि उसके शरीर के निचले हिस्से में भी बदलाव आया। यह महिला वास्तव में मुझे 5 साल पहले वाली महिला की तरह उत्तेजित कर सकती है। अलेक्जेंडर अपने शरीर की अजीबोगरीब प्रतिक्रिया के कारण पत्थर जैसा लग रहा था। उसे हमेशा ऐसी भावना नापसंद थी जहां वह खुद पर नियंत्रण खो देता था, लेकिन उसके सामने खड़ी महिला हमेशा उसे बार बार खुद को खोने पर मजबूर कर सकती थी। क्या तुम उस दिन लिफ्ट में मुझे बहकाने के दौरान मुझसे ज़्यादा करीब नहीं थे? कौन तुम्हें बहका रहा था? मैंने कहा कि मैं उस दिन जल्दी में था, इसलिए यह एक दुर्घटना थी। तो आज जो हुआ वह भी एक दुर्घटना थी, जहां तुमने मुझे कवच के रूप में इस्तेमाल किया। अलेक्जेंडर ने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसने उसे अपने कर्मचारी और अपने लोगों में से एक को बाहरी लोगों द्वारा चुनौती दिए जाने और उकसाए जाने की अनुमति नहीं दी। बर्फ की झील जैसी ठंडी आवाज़ में बोलने से पहले वह उसके कान के पास झुका। मुझे उम्मीद है कि आज जो हुआ वह फिर से नहीं होगा। अगर तुम फिर से मुझ पर हमला करोगी तो मुझे तुम्हारी 3 महीने की परिवीक्षा समय से पहले खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। अलेक्जेंडर ने कोर्टनी को तब तक घूरा जब तक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस नहीं हुई। बाद में वह गुस्से से घुट रही थी, लेकिन वह अपने अंदर के गुस्से से छुटकारा नहीं पा सकी। जैसे ही अलेक्जेंडर ने अपनी बात पूरी की, लिफ्ट का दरवाज़ा एक तीखी आवाज़ के साथ खुला। अब लड़ाई जारी रखने की इच्छा न रखते हुए वह मुड़ा और चला गया। तभी कोर्टनी का तनावग्रस्त शरीर शिथिल हो गया। मैं इस बड़े बॉस के बारे में 3 सेकंड से ज़्यादा अच्छी राय नहीं रख सकती, उसने खुद से सोचा। जब वह विभाग में पहुंची तो उसकी सहायक विवियन ने उसे घबराए हुए भाव से रोका। मिस हंटर, क्या हुआ? क्या हुआ? विवियन परेशान दिख रही थी। 20वीं मंजिल पर वीआईपी स्वीट में छोटा मेहमान बहुत हंगामा कर रहा है। वह कुछ भी खाने से इनकार कर रहा है और उसने अपने कमरे से कई चीज़ें बाहर फेंक दी हैं। उसका कमरा अभी अस्त व्यस्त है और अगर वह गिरकर चोटिल हो जाता है तो हमारे होटल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 20वीं मंजिल पर वीआईपी स्वीट में एक छोटा मेहमान। कोर्टनी ने कभी भी ऐसे मेहमान को अपनी अतिथि सूची में दर्ज होते नहीं देखा था। क्या वह नया मेहमान है? विवियन ने जल्दी से सिर हिलाया। आप ऐसा कह सकते हैं। वह केवल 5 साल का है, लेकिन अपनी छोटी उम्र के बावजूद उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल है और कोई भी उसे शांत नहीं कर सकता। वह गुस्से में चीज़ों को तोड़ रहा है क्योंकि इस समय उसका परिवार अनुपस्थित है। क्या उसका परिवार अनुपस्थित है? क्या यह उचित है? कोर्टनी ने पूछा। तुरंत निर्णय लेने के बाद उसने कहा, चलो जाकर देखते हैं। उसके शब्द बिल्कुल वही थे जिनका विवियन को इंतजार था। विवियन ने उसे पकड़ते हुए कहा, उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर वह अभी भी खाने से इनकार करता है तो हमें डर है कि कुछ हो सकता है और हम जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। कोर्टनी ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा, जब उसके माता पिता आसपास नहीं होते तो बच्चे का असुरक्षित महसूस करना सामान्य बात है। क्या ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को होटल में अकेला छोड़ देते हैं? क्या यह उचित भी है?
विवियन ने कोर्टनी के बगल में अपना सिर झुकाया और एक अस्वाभाविक भाव के साथ सिर हिलाया। जब वे स्वीट के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों में टूटने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद होटल के अटेंडेंट ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कई कर्मचारी दरवाजे के बाहर खड़े थे। मिस हंटर यहाँ हैं। शोर के बीच सभी ने कोर्टनी के लिए रास्ता बनाया, जो फिर कमरे में दाखिल हुई और पाया कि लिविंग रूम में इतनी अव्यवस्था थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। सोफा कवर और कुशन पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे, जबकि फलों के रस वाला गिलास पलटा हुआ था और स्पगेटी और टूटी हुई प्लेट और मग के साथ मिला हुआ था। इसके अलावा सोफे के बगल में रखा फील्ड फ्लो एंटरप्राइजेज इंडिपेंडेंट मार्केटिंग एजेंसी का फ्लोर लैंप फर्श पर गिर गया था। कोर्टनी चौंक गई। क्या 5 साल का बच्चा वाकई इस हद तक माहौल बिगाड़ सकता है? बच्चा कहाँ है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसके पीछे एक और मैनेजर ने बेडरूम की ओर इशारा किया। उसने अभी अभी खुद को बंद कर लिया है। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, मिस हंटर? दरवाजे के बाहर 10 से ज्यादा लोग थे। अटेंडेंट से लेकर रिसेप्शनिस्ट और होटल मैनेजर तक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कोर्टनी ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम लोगों ने लड़के के माता पिता से संपर्क किया है? हम अभी तक उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे, मानो नजरें मिलाकर कुछ संवाद करने की कोशिश कर रहे हों। कोई बात नहीं, कोर्टनी ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं। रसोई वालों से कहो कि अंडे का कस्टर्ड बनाओ और थोड़े कम नमकीन उबले हुए मीटबॉल का कटोरा तैयार करो। साथ ही किसी को इस जगह को साफ करने के लिए कहो। ये कहते हुए वह फर्श पर फैली गंदगी को पार करके बेडरूम की ओर चली गई। क्या हमें उसे ऐसे ही वहां जाने देना चाहिए, या फिर क्या तुम्हें जाना चाहिए? मैं नहीं जा रही हूं। अगर मैंने छोटे राजकुमार को नाराज किया तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगी। कोर्टनी ने अपने पीछे फुसफुसाहट नहीं सुनी। बेडरूम का दरवाज़ा आधा खुला था, जिससे वह कमरे के अंदर की स्थिति देख पा रही थी। कवर और तकिए हर जगह बिखरे पड़े थे और भूरे रंग के चेकर वाले पजामे में सजी छोटी सी आकृति बर्फीले फर्श पर एक मूर्ति की तरह बैठी थी। उसकी पीठ बेडरूम के दरवाजे की ओर थी। नमस्ते। कोर्टनी ने बच्चे का अभिवादन करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे जवाब देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। फिर उसने उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जब वह कुछ कदम आगे बढ़ी तो आकृति अचानक हिल गई और अपने हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज़ उसके चेहरे पर फेंक दी। कोर्टनी के पास फिलहाल प्लेटें नीचे रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने पीछे देखा और छोटे लड़के के सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं रहूं और तुम्हारा साथ दूं? छोटे लड़के ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं रुकूंगा। छोटा लड़का एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जैसे उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगी। लेकिन हम अब और फर्श पर नहीं बैठ सकते। फर्श ठंडा है, इसलिए तुम बीमार हो जाओगे। चलो सोफे पर बैठते हैं। ठीक है। छोटे लड़के ने तुरंत आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। कोर्टनी ने संतोष के साथ मुस्कुराया और फिर उसे सोफे पर ले जाकर बैठा दिया। फर्श पर फैली गंदगी को देखकर आंखें मूंद लीं। उसने छोटे लड़के को लगातार कई चुटकुले सुनाए जब तक कि उसकी उदास अभिव्यक्ति मुस्कान में नहीं बदल गई। अंत में वह लगातार हंसता रहा। हालांकि ये बच्चा कभी नहीं बोला। जब उसका मूड हल्का हुआ तो कोर्टनी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने परेशान क्यों थे? क्या इसलिए कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था? उसके सवालों ने छोटे लड़के के दुखते हुए हिस्से को छुआ और वह बहुत देर तक इशारे करता रहा, इससे पहले कि कोर्टनी को आखिरकार समझ में आता कि उसे कुछ कागज़ और एक कलम चाहिए। जब उसने पीछे देखा तो उसे नाइटस्टैंड पर एक कलम और कागज़ों का ढेर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत पहले से तैयार किए गए थे, क्योंकि कागज़ों पर बहुत सारे शब्द लिखे हुए थे। उसने तुरंत कलम और कागज़ लिए और उन्हें छोटे लड़के को दे दिया। छोटे लड़के ने फिर कागज़ पर एक लाइन लिखी, जिसमें लिखा था, डैडी बुरे हैं। मुझे मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाने का वादा किया था, लेकिन नहीं किया। कोर्टनी हैरान थी कि इतना छोटा बच्चा इतने सारे शब्द लिख सकता है। बहुत देर तक स्तब्ध रहने के बाद उसे होश आया और उसने सोचा कि उसके माता पिता ने उसे जानबूझकर ऐसा सिखाया होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह बच्चा वास्तव में बोल नहीं सकता। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम इसलिए नाराज़ थे क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें बाहर मौज मस्ती करने के लिए नहीं ले गए थे, जबकि तुमने वादा किया था कि तुम बाहर मौज मस्ती करोगे? छोटे लड़के ने गुस्से में सिर हिलाया और गुस्से से भौहें सिकुड़ीं। कोर्टनी ने उसके बालों को सहलाने से पहले एक आह भरी और उसे सांत्वना दी। शायद तुम्हारे पापा वाकई बहुत व्यस्त हैं। वह चाहते हैं कि तुम एक बेहतर जिंदगी जियो, इसलिए वह इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास आराम करने या तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं होता। हालांकि छोटे लड़के ने उसके बहाने पर यकीन नहीं किया। उसने एक खर्राटा लिया और कागज़ पर लिख दिया, कई दिनों से पापा को नहीं देखा। वह वापस नहीं आए। मुझे उनसे नफरत है। वह इतने दिनों तक होटल में एक बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? कोर्टनी ने भी भौहें सिकुड़ीं। उसके माता पिता बहुत लापरवाह लग रहे हैं। जब तुम्हारे पापा वापस आएंगे तो मैं तुमसे बात करने में तुम्हारी मदद करूंगी। कोर्टनी ने छोटे लड़के का हाथ पकड़ लिया।
वह एक बच्चे को घर पर अकेला कैसे रहने दे सकता है? इसके अलावा ये तुम्हारा घर नहीं है, यह एक होटल है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? छोटे लड़के ने बार बार सिर हिलाया। क्या तुम इन दिनों कमरे में अकेले रह रहे हो? छोटे लड़के ने फिर सिर हिलाया। उसके जवाब को देखकर कोर्टनी ने कुछ देर तक सोचा। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें सैर पर ले जाऊं ताकि तुम कुछ ताज़ी हवा ले सको? छोटे लड़के ने तुरंत सिर हिलाया। चंचल और सक्रिय होना वास्तव में एक बच्चे के स्वभाव में है। होटल का सूट बड़ा है, लेकिन वयस्क भी पूरे दिन कमरे में इस तरह से रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक बच्चे की तो बात ही छोड़िए। इस विचार पर कोर्टनी ने तुरंत उसे बाहर ले जाने का फैसला किया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कोर्टनी ने जाने से पहले पूछा। फिर ये याद करते हुए कि वह बोल नहीं सकता, वह लिविंग रूम में रुक गई। 1 मिनट रुको, मैं एक पेन और कुछ कागज़ लेती हूँ ताकि हम बाहर रहते हुए एक दूसरे से बात कर सकें। ऐसा कहकर उसने छोटे लड़के को लिविंग रूम में छोड़ दिया और पेन और कागज़ लेने के लिए बेडरूम में वापस चली गई। इस समय दरवाजे के बाहर जमा हुई ज्यादातर भीड़ तितर बितर हो गई थी। 2 अटेंडेंट स्टैंड बाय पर रह गए थे और कोर्टनी की सहायक, जो अभी तक नहीं गई थी, उनके पीछे वाले लोग जाने वाले थे। अचानक एक खटपट सुनाई दी और भीड़ में से कोई चिल्लाया, झूमर। चीख सुनकर कोर्टनी, जो अभी अभी पेन और कागज़ लेकर बेडरूम से बाहर निकली थी, झूमर की तरफ देखने लगी। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि क्रिस्टल का झूमर छोटे लड़के के ठीक ऊपर खटपट कर रहा था। जंजीरों के आपस में रगड़ने और टकराने की आवाज़ से क्रिस्टल का झूमर जोर से हिलने लगा। दरवाजे के बाहर खड़े लोग डर के मारे पीले पड़ गए, लेकिन वे असहाय होकर केवल देखते रहे कि झूमर धड़ाम से गिर गया। लिटिल मास्टर, मिस हंटर। दरवाजे के बाहर घबराई भीड़ की चीखें टूटते क्रिस्टल झूमर की खटखट के बीच सुनी जा सकती थीं। इस समय क्रिस्टल झूमर लिविंग रूम के बीच में अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया था, जिससे फर्श बिखर गया था। कोर्टनी ने एक हाथ से छोटे लड़के को बचाया, जबकि उसका दूसरा हाथ झूमर के नीचे बुरी तरह से कुचला हुआ था। फिर वह दर्द से मौके पर ही बेहोश हो गई। जब सभी अभी घबराए हुए और झिझक रहे थे, कोर्टनी बिना सोचे समझे बेडरूम के दरवाजे से भाग गई, छोटे लड़के को बचाते हुए, जो झूमर से कुचले जाने के जोखिम में था। दृश्य अराजक था। होश खोने से पहले कोर्टनी ने स्पष्ट रूप से अपनी बाहों में छोटे लड़के को घुटन भरी आवाज में एक शब्द बोलते हुए सुना। वह शब्द मम्मी जैसा लग रहा था। दृश्य अराजक था। जल्दी करो और मिस हंटर को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाओ। लिटिल मास्टर मिस हंटर के कपड़ों को पकड़े हुए है और उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? उन्हें साथ में वहां ले चलो। अगर हम उसे यहाँ छोड़ देंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा? अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी उठा सकता है? ठीक है, ठीक है, चलो प्रेसिडेंट डंकन को बुलाते हैं। बातचीत जारी रही। इस बीच अलेक्जेंडर, जिसने अभी अभी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, मेलरोज सिटी के एक हाई एंड प्राइवेट क्लब हाउस में एक निजी कमरे में अकेले चाय पी रहा था। वह अपने सहायक का इंतजार कर रहा था, जो उस कंपनी के निदेशक को विदा कर रहा था जिसके साथ अलेक्जेंडर ने सहयोग पर चर्चा की थी। ऐसा दिन उसके जीवन में आम बात थी। अलेक्जेंडर, एक महिला की मधुर आवाज़ गूंजी। इस आवाज़ को सुनकर अलेक्जेंडर ने एक अदृश्य भौं के साथ पीछे देखा। एक लंबी महिला, जिसने अभी अभी निजी कमरे का पर्दा उठाया था, उसे देखकर सुखद आश्चर्य में थी। वह अंदर चली गई और कहा, ये वास्तव में आप हैं? ऐसा हुआ कि मैंने अभी अभी एंडोर्समेंट डील के बारे में मीटिंग खत्म की है। जेसन ने आपके असिस्टेंट को अभी अभी लोगों को भेजते हुए देखा, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या आप यहाँ हैं। ओह, अलेक्जेंडर ने बेपरवाही से जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ दिन पहले ही दादाजी से मिलने गया था। ब्रिटनी प्राइस उनके सामने बैठ गई और ध्यान से उनके हाव भाव का अध्ययन करने लगी। ये देखकर कि उन्होंने दादाजी शब्द का जवाब नहीं दिया, उसने बोलना जारी रखा। दादाजी ने कहा था कि हमेशा ऐसे मौके आएंगे जब आप जॉर्डन की देखभाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसे अकेले ही पाल रहे हैं। उन्हें चिंता है कि नौकरानियां पर्याप्त कर्तव्यनिष्ठ नहीं हैं। बेरेमस, इसलिए ऐसा लगता है कि वह पूछना चाहते हैं कि क्या आप जॉर्डन को उनके पास वापस भेजने पर विचार करना चाहेंगे। अलेक्जेंडर के चेहरे पर उसके शब्द गहरे हो गए। मुझे डर है कि जॉर्डन को वापस भेजना उसे अपने पास रखने से ज़्यादा खतरनाक है। आपको उसकी ओर से मुझे मनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आपको उसकी ओर से मनाने नहीं आया हूँ। मैं बस यूं ही इस मुद्दे को उठा रहा था, लेकिन संयोग से दादाजी भी यही सोच रहे थे। ब्रिटनी मुस्कुराए। फिर उसने शांति से समझाया, वास्तव में दादाजी ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो जॉर्डन की देखभाल करने और जल्द से जल्द उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करेगा। इस तरह जब आप घर से दूर होंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। अलेक्जेंडर ने उसकी बातों पर टिप्पणी करने से परहेज किया। जब वे बातचीत कर रहे थे तो उसका सहायक जल्दी से अंदर चला गया। प्रेसिडेंट डंकन, ये देखकर कि ब्रिटनी भी मौजूद थी, वह थोड़ी देर के लिए चौंक गया। क्या बात है? अलेक्जेंडर ने पूछा। ओह, सहायक को होश आया।
उसने तुरंत कहा, होटल ने अभी अभी फ़ोन करके बताया है कि लिटिल मास्टर का एक्सीडेंट हो गया है। स्वीट में क्रिस्टल झूमर गिर गया है। ब्रिटनी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में एक जहरीली नज़र आई, लेकिन उसके तुरंत बाद वह नज़र गायब हो गई। दूसरी ओर अलेक्जेंडर के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी हमेशा की तरह भावहीन आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। वह तुरंत अपनी सीट से उठ गया और फिर ठंडे स्वर में पूछा, जॉर्डन कैसा है? चिंता मत करो, राष्ट्रपति डंकन, जोश ने जवाब दिया। होटल के एक कर्मचारी ने समय रहते लिटिल मास्टर को बचा लिया, इसलिए वह घायल नहीं हुआ। मुझे बताया गया कि उसने स्टाफ सदस्य के साथ अस्पताल जाने पर जोर दिया था। उसकी बातें सुनकर अलेक्जेंडर तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। कपड़ों के स्टैंड पर अलेक्जेंडर के सूट जैकेट पर नज़र डालते हुए ब्रिटनी ने जल्दी से उसे उठाया और उसके साथ चल पड़ी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, एलेक्स। जब अलेक्जेंडर अस्पताल पहुंचा तो बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को होश नहीं आया था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि उसका प्यारा बेटा बिना कपड़े बदले ही पजामा पहने बिस्तर के किनारे पर झुका हुआ है। अलेक्जेंडर ये दृश्य देखकर चकित रह गया। जॉर्डन! शोर सुनकर जॉर्डन ने पीछे देखा। अलेक्जेंडर को देखते ही उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आए और उसने अपने हाथ में पेंटिंग्स उठाईं। ये क्रेयॉन पेंटिंग्स थीं जो जॉर्डन अक्सर बनाते थे। वह बोल नहीं सकता था और उसकी शब्दावली सीमित थी, इसलिए ऐसे कई उदाहरण थे जहां उसे अपने चित्रों के माध्यम से जटिल संदेश व्यक्त करने की आवश्यकता थी। पहली पेंटिंग में एक महिला को एक बच्चे को खिलाते हुए दिखाया गया था, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर मुस्कान से स्पष्ट थी। दूसरी पेंटिंग में एक महिला को बच्चे का हाथ पकड़े हुए दिखाया गया था क्योंकि वे खुशी खुशी बाहर जाने वाले थे। उनके सिर के बगल में एक बादल के आकार के घेरे के अंदर एक मनोरंजन पार्क में एक महल बनाया गया था। तीसरी पेंटिंग में एक सुनहरा झूमर दिखाया गया था जो छत से गिरकर फर्श पर जा गिरा था। महिला ने बच्चे को अपनी छाती से लगा रखा था और झूमर के नीचे उसका हाथ खून से लथपथ था। ओह! जॉर्डन ने अलेक्जेंडर को बिस्तर के पास खींच लिया। फिर उसने बीमार बिस्तर पर लेटी महिला और उस महिला की ओर इशारा किया जिसे उसने ये दर्शाने के लिए बनाया था कि वे एक ही व्यक्ति हैं। अलेक्जेंडर ने झिझकते हुए बीमार बिस्तर पर लेटी महिला को देखा, लेकिन पीला चेहरा देखकर उसका भाव जम गया। क्या ये वही है? इस महिला में अपनी जान जोखिम में डालकर जॉर्डन को बचाने का साहस था। अलेक्जेंडर के चेहरे पर भाव थोड़ा और जटिल हो गया क्योंकि उसे पहले उसके प्रति अपने बुरे व्यवहार की याद आ गई। जॉर्डन ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ और बताना चाहता था, लेकिन ब्रिटनी को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह अलेक्जेंडर के पीछे चल रही थी। वह अलेक्जेंडर के हाथ से छूट गया और अस्पताल के बिस्तर के पास दुबक गया। क्या हुआ, जॉर्डन? जॉर्डन की आंखों में अजीबोगरीब भाव न देखकर अलेक्जेंडर ने सोचा कि जॉर्डन उस पर दोष मढ़ रहा है। आखिरकार वह दुर्घटना में इसलिए मारा गया क्योंकि उसके पिता उसे मनोरंजन पार्क नहीं ले गए थे। अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज़ को थोड़ा नरम किया और कहा, आज जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मैं अगली बार अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा, ठीक है? फिर भी जॉर्डन अभी भी हिचकिचा रहा था और अलेक्जेंडर के पास जाने से इनकार कर रहा था। असहाय महसूस करते हुए अलेक्जेंडर ने मुड़कर हवेली के बटलर को बुलाया, जो पूरे समय दरवाजे के बाहर खड़ा था। मिस्टर हैरी, कृपया जॉर्डन को पहले घर ले जाएं। बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। हालांकि जॉर्डन अपना सिर हिलाता रहा और बिस्तर की चादरों को पकड़कर उन्हें छोड़ने से इनकार करता रहा। अलेक्जेंडर इस दृश्य को देखकर हैरान था। तुम्हें क्या हो गया है, जॉर्डन? मुझे करने दो, शायद वह आज से काफ़ी हिल गया है, ब्रिटनी ने उसके पीछे से बात करते हुए कहा। वह नीचे झुकी और जॉर्डन के सिर को सहलाया। क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे, जॉर्डन? जॉर्डन कांप उठा और उसकी आंखें डर से भर गईं। ब्रिटनी से तुरंत भागते हुए वह अलेक्जेंडर के पीछे छिप गया और उसके पैंट को पकड़ लिया। ब्रिटनी ने शांति से समझाया, शायद वह इस घटना से सदमे में है। फिर उसने एक आह भरते हुए कहा, एलेक्स, तुम अस्पताल के मामलों को बटलर के पास क्यों नहीं छोड़ देते जबकि तुम और मैं पहले जॉर्डन को वापस ले जाते हैं? बहुत देर हो चुकी है, इसलिए बच्चे को थोड़ा आराम करना चाहिए। अलेक्जेंडर ने कोर्टनी को देखने से पहले हिचकिचाया, जो अभी भी बेहोशी की हालत में बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। जाने से पहले उसने दूसरों को निर्देश दिया और कहा, अस्पताल से कहो कि उसकी अच्छी देखभाल करें। घर वापस आकर अलेक्जेंडर तब तक बेडरूम से बाहर नहीं निकला जब तक कि नानी ने जॉर्डन को सोने के लिए मना नहीं लिया। उसकी आंखों में दृढ़ता के निशान से यह स्पष्ट था कि उसका दिमाग अभी भी दिन में हुई घटनाओं से भरा हुआ था। इस बीच ब्रिटनी अभी भी लिविंग रूम में थी। क्या वह अभी तक सो गया है? हाँ, अलेक्जेंडर ने सिर हिलाया। फिर उसने समय पर नज़र डाली और रूखेपन से कहा, बहुत देर हो चुकी है। मैं ड्राइवर को बुलाकर तुम्हें घर भेज दूंगा। कोई बात नहीं, मेरा ड्राइवर थोड़ी देर में मुझे ले जाएगा। ब्रिटनी ने दूसरी मंजिल पर बेडरूम की ओर देखा। बस इतना है कि जॉर्डन को तुम्हारे पीछे पीछे घुमाना अनुचित है जब वह इतना छोटा है। आज दिल दहला देने वाली दुर्घटना को देखो। दादाजी सही कह रहे हैं, तुम्हें उसकी देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति ढूंढना चाहिए।
अलेक्जेंडर ने उसकी ओर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह इस सुझाव पर गंभीरता से विचार कर रहा था। अलेक्जेंडर की हवेली से निकलने के बाद ब्रिटनी अपनी मिनीवैन में बैठ गई। ड्राइव करो। जैसे ही मिनीवैन आलीशान विला क्षेत्र से बाहर निकली, कार के अंदर ड्राइवर की बेचैन आवाज़ सुनाई दी। मिस प्राइस, काम पूरा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि होटल का इतना बेपरवाह मैनेजर अचानक आ जाएगा। कोई बात नहीं। ब्रिटनी के चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। आखिरकार, अगर उसे बस कुचलकर मार दिया जाता तो यह असुविधाजनक होता। एलेक्स को उसके अंदर ऐसे ही डर के साथ छोड़ना सबसे अच्छा है। इस तरह वह वास्तव में शादी करने के बारे में सोचेगा। बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? अभी उसे मत छुओ। भविष्य में हमारे पास बहुत सारे अवसर होंगे। ब्रिटनी ने अपना सिर नीचे किया और बेपरवाह भाव से अपने नाखूनों पर चमकते हीरे की मैनिक्योर को देखा। मैं अगले कुछ दिनों में होटल जाऊंगी। नए सहायक से कहो कि वह बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार करे ताकि मैं उन्हें वहां ला सकूं। हाँ, मिस प्राइस। बातचीत जारी रही। जल्द ही कोर्टनी को तेज दर्द के साथ होश आ गया। उसने नींद में अपनी सुन्न भुजाओं को थोड़ा हिलाया, लेकिन उसे एक असहनीय दर्द महसूस हुआ जिससे उसकी आंखें खुल गईं। उसका शरीर भी पसीने से लथपथ था। आंखें खोलने के बाद कोर्टनी को एहसास हुआ कि उसके सामने सब कुछ बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। मम्मी, क्या तुम अब जाग गई हो? एक जानी पहचानी और कोमल आवाज़ उसके कान में बोली। अपने बिस्तर के किनारे पर झुकते हुए टीना ने उसका बिना चोट वाला हाथ पकड़ा। छोटी लड़की की आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, तुमने मुझे बहुत डरा दिया मम्मी। चौंक कर कोर्टनी ने याद करने की बहुत कोशिश की कि क्या हुआ था। उसने किसी को बचाने की कोशिश करते हुए खुद को चोट पहुंचाई थी और झूमर सीधे उसके ऊपर गिर गया था। उसने मन ही मन सोचा कि यह जगह अस्पताल होगी। हालांकि उसकी बेटी यहाँ क्यों होगी? तुम यहाँ क्यों हो टीना? क्या मैं बहुत देर से सो रही हूँ? बेशक, टीना ने गुस्से से अपने आंसू पोंछे। मुझे तुम्हें सरप्राइज देने के लिए होटल जाने में बहुत परेशानी हुई, लेकिन मुझे बताया गया कि जब मैं पहुंची तो तुम्हें अस्पताल भेजा गया था। मैं बहुत डर गई थी। टीना की बातें सुनकर कोर्टनी भावुक हो गई, लेकिन साथ ही उसे खेद भी हुआ। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। प्रिय, मैं तुम्हारी चिंता कैसे न करूं? तुम हमेशा मुझसे कहती रहती हो कि दूसरों की चिंता करने से पहले मुझे पहले खुद की चिंता करनी चाहिए। फिर भी तुमने किसी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगर तुम्हारा सिर फूट गया तो क्या होगा? टीना ने गुस्से में अपने होंठ फुलाए। मैं अभी भी तुम पर भरोसा कर रही हूं कि तुम मुझे पालोगे। अगर तुम मर जाओ तो मुझे क्या करना चाहिए? शुरू में कोर्टनी भावुक हो गई, लेकिन आखिरी वाक्य सुनकर उसका गला भर आया। अपनी इस सरल बुद्धि वाली बेटी को अवाक होकर देखते हुए उसने अपना हाथ उठाया और दर्द के बावजूद टीना की नाक रगड़ी। तुम मूर्ख हो। तुम सिर्फ यही चाहती हो कि मैं तुम्हें पालूं। तुम्हें पालना बहुत झंझट भरा काम है। बिल्कुल भी झंझट नहीं है। टीना ने बड़ों की तरह अपनी बाहें सीने पर बांधे कोर्टनी को देखते हुए एक खर्राटा भरा। तुम मेरी जैसी बेटी और कहाँ पाओगी जो खाना बना सके, कपड़े धो सके और घर के काम कर सके? हाँ हाँ हाँ, तुम इतनी कमाल की हो कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कोर्टनी को टीना से बहस करने में कोई परेशानी नहीं थी। ये छोटी लड़की बड़ी ही चालाकी से बड़ी हुई है और जब भी वे बहस करते कोर्टनी हमेशा उसकी कुतर्कों का शिकार हो जाती। जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। अंदर आइए। कोर्टनी ने हैरान होकर दरवाजे की ओर देखा। मिस हंटर। आगंतुक एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसे कोर्टनी ने छोटे लड़के की देखभाल करने वाले बटलर के रूप में याद किया। इस समय वह 2 बड़े बैग भरकर सप्लीमेंट्स लेकर श्रद्धा भाव से अंदर चला गया। ये मेरे यंग मास्टर के निर्देश पर तैयार किए गए हैं मिस हंटर। चूंकि आपको फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए ये सप्लीमेंट्स उपचार प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। मुझे मेरे यंग मास्टर ने आपका आभार व्यक्त करने के लिए भी कहा था। उन्हें बहुत खेद है कि वे आपके होश में आने तक इंतजार नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लिटिल मास्टर को घर ले जाना था। ये कुछ भी नहीं है। यह मेरा कर्तव्य है, इसलिए आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। कोर्टनी उपहारों से भरे बैग देखकर खुश हो गई। जब उसने बैग में रखी चीज़ों पर नज़र डाली तो उसने कुछ कैटरपिलर फंगस भी देखे जिनकी कीमत कम से कम 10,000 थी। ये सिर्फ हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है मिस हंटर। वैसे यंग मास्टर ने निर्देश दिया है कि आपको फ़िलहाल होटल में काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अभी घायल हैं। जब तक आपको लगे कि काम पर जाना ठीक है तब तक आप पर्याप्त आराम कर सकती हैं। इस अवधि के दौरान आपका वेतन और बोनस हमेशा की तरह दिया जाएगा। ये सुनकर कोर्टनी और भी हैरान हो गई। मुझे काम पर नहीं जाना है। कौन सा यंग मास्टर मेरी ओर से बीमार छुट्टी के लिए आवेदन करने में सक्षम है? सनहिल होटल का एक नियम है जिसके अनुसार कर्मचारी 1 महीने से ज़्यादा बीमार छुट्टी पर नहीं रह सकते। इसके अलावा मुझे नियमित पेरोल पर नहीं रखा गया है। मैं अपनी मर्जी से बीमार छुट्टी कैसे मांग सकता हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका यंग मास्टर कौन है? बटलर हैरान था। क्या आप नहीं जानते कि मेरा यंग मास्टर कौन है?
बटलर के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर कोर्टनी हैरान रह गई। बेचैनी महसूस करते हुए उसने फिर पूछा, क्या मुझे उसे जानना चाहिए? मेरे यंग मास्टर सनहिल होटल के सीईओ हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते? बटलर की बातें सुनकर कोर्टनी भौंचक्की रह गई। क्या सनहिल होटल के सीईओ खुद अलेक्जेंडर नहीं हैं? क्या आप कह रहे हैं कि वह छोटा लड़का अलेक्जेंडर डंकन है, अहम राष्ट्रपति डंकन का बेटा? ये सही है। बटलर मुस्कुराया। उसने विनम्रता से कहा, मिस हंटर, आपने लिटिल मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, इसलिए राष्ट्रपति डंकन द्वारा आपको बीमार छुट्टी देना उचित है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। कोर्टनी अचंभित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटा लड़का अलेक्जेंडर का बेटा होगा। उसका इतना बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है और वह इतना अमीर है, लेकिन उसका एक बेटा है जो बोल नहीं सकता। इस तरह की भावना जहां किसी के पास सब कुछ होता है लेकिन वह अपने सबसे प्रिय लोगों की मदद नहीं कर सकता, अचानक उसके मन में सहानुभूति जगाती है। जबकि वह अलेक्जेंडर के लिए मन ही मन दुखी हो रही थी, टीना के मन में कुछ और चल रहा था क्योंकि वह एक तरफ बैठी थी। अपनी थोड़ी को एक हाथ से टिकाते हुए उसने अपनी आंखों से मेज पर रखे महंगे सप्लीमेंट्स के ढेर को मापा। उसने खुद से सोचा, जिस कंपनी में मम्मी काम करती है वह एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए उसका मालिक बहुत अमीर होगा। हम इस बार बहुत अमीर बनने वाले हैं। मम्मी ने उसका नाम क्या बताया? अलेक्जेंडर डंकन। कोर्टनी अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में रही, लेकिन अलेक्जेंडर बहुत व्यस्त लग रहा था। वह उससे मिलने नहीं आया, यहाँ तक कि जब वह छुट्टी पाकर घर वापस चली गई थी। हालांकि कोर्टनी ने इस पर बुरा नहीं माना। उसे ऐसा करना पड़ा, अगर वह आए तो झुकना, खुजलाना और बहुत सावधानी से व्यवहार करना, जो अकेले आराम करते हुए अपने दिल की इच्छा के अनुसार खाने पीने से ज़्यादा असहज कभी नहीं हो सकता। कोर्टनी ने दिनों की गिनती की और महसूस किया कि छुट्टी मिलने के बाद भी वह कुछ समय के लिए छुट्टी पर रह सकती है। इसलिए उसने बीमार छुट्टी पर होने के दुर्लभ अवसर का आनंद लेते हुए घर पर अपनी बेटी की संगति पर ध्यान केंद्रित किया। इस वजह से उसे पत्थर के चेहरे वाले अलेक्जेंडर के बारे में और भी बेहतर धारणा मिली। इस दिन कोर्टनी झपकी ले रही थी जब टीना कमरे में दाखिल हुई। उसने अपने सीने से आईपैड लगाया हुआ था। फिर उसने स्पीच इनपुट के जरिए विकिपीडिया पर अलेक्जेंडर डंकन नाम दर्ज किया। विकिपीडिया ने तुरंत कई लोगों का परिचय दिखाया। टीना, जो बहुत से शब्द नहीं जानती थी, ने सबसे पहले अलेक्जेंडर की अच्छी दिखने वाली तस्वीर पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसे उसने तुरंत पसंद कर लिया उसके नाम पर क्लिक करने के बाद। फिर उसने विकिपीडिया पर परिचय को एक रीडिंग पेन का उपयोग करके लाइन दर लाइन पढ़ा। जैसे ही उसने शब्दों को सुना, वह अवाक रह गई। वाह, मम्मी का बॉस न केवल सुंदर है बल्कि वह बहुत योग्य भी है। वह एक प्रतिष्ठित परिवार से आता है और एक समूह चलाता है। क्या ये वही धनी परिवार नहीं है जिसमें मैं हमेशा से चाहता था कि मम्मी शादी करें? अरे एक मिनट रुको। जब उसने विकिपीडिया पर अलेक्जेंडर की तस्वीर देखी तो उसकी काली आंखें अचानक एक पल के लिए जम गईं। मुझे लगता है कि मैं इस मिस्टर से कहीं मिल चुका हूँ। मैंने उसे वास्तव में कहाँ देखा है? जब उसके दिमाग में जानकारी के कुछ टुकड़े तेजी से कौंधे तो टीना ने तुरंत एक वेबसाइट खोली जिस पर वह अक्सर सर्फ करती थी और माई फेवरेट्स फोल्डर में सहेजे गए कुंवारे लोगों की अंतहीन सरणी में से एक अकेले आदमी की व्यक्तिगत जानकारी पाई। जब उसने दो तस्वीरों की तुलना की तो उसने पाया कि वह अकेला आदमी वास्तव में वही था। वेबसाइट के ऊपरी दाएं कोने पर लाल दिल के आकार का लोगो बहुत ही आकर्षक था और विज्ञापन का नारा स्क्रीन पर बार बार दिखाई दिया जब वेडिंग मार्च गाना बजाया जा रहा था। नारे में लिखा था, ओके क्यूपिड डेटिंग वेबसाइट पर आपका स्वागत है, जहां आप हजारों योग्य कुंवारे और कुंवारे लोगों में से चुन सकते हैं। मम्मी का बॉस भी जीवनसाथी खोजने के लिए उत्सुक है। मैं बाहर जा रही हूँ मम्मी, टीना ने अपना छोटा सा बैग पैक करने के बाद बेडरूम की दिशा में चिल्लाया। फिर वह बहुत ही सहज तरीके से दरवाजे से बाहर चली गई। कोर्टनी को बेडरूम के अंदर से इत्मीनान से बोलते हुए सुना गया, तुम कहाँ जा रही हो? आइसक्रीम खरीदने। कोर्टनी नींद भरी आंखों से बिस्तर पर पलटी। ठीक है, जल्दी वापस आओ और मेरे लिए भी एक आइसक्रीम ले आओ। टीना अक्सर अकेले ही शॉपिंग करने निकल जाती थी। इसके अलावा वह बहुत होशियार थी, इसलिए कोर्टनी ने उसे अकेले शॉपिंग करने दिया क्योंकि उसे उसकी बहुत चिंता नहीं थी। नीचे जाने के बाद टीना आइसक्रीम बेचने वाली जगह पर गई। वह बहुत खुश थी क्योंकि वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। इस बीच एक स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट बूढ़ा आदमी एक कैफे के बाहर एक विस्तारित बेंटले से बाहर निकला। काला सूट पहने हुए वह बहुत तेज चल रहा था। उसके बगल में बैठा व्यक्ति बटलर जैसा लग रहा था और उसने कैफे का दरवाज़ा खोला। हम यहाँ हैं मास्टर। बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कैफे को देखा। उसने धीमी आवाज़ में शिकायत की, क्या आपको लगता है कि मेरे लिए यहाँ आना और इतनी बुढ़ापे में अपने पोते के लिए एक ब्लाइंड डेट ढूंढना उचित है? मेरी राय में उसके होने का दिखावा करने वाला कोई होना ही काफ़ी है। हम किसी पर फैसला करने के बाद शादी को अंतिम रूप दे सकते हैं। बटलर ने उसे गुलामी से पकड़ लिया। यह नहीं चलेगा मास्टर।
जैसा कि आप देख रहे हैं, मेलरोज सिटी में बहुत से लोग हैं जो यंग मास्टर को जानते हैं। डेटिंग वेबसाइट पर प्रदर्शित फोटो पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अगर कोई फोटो पर विश्वास भी कर ले तो जब वह आएगी और उसे पता चलेगा कि यह यंग मास्टर नहीं है तो वह सोच सकती है कि हम ठग हैं। आप सही कह रहे हैं। बूढ़े आदमी ने सांस छोड़ी और खिड़की के पास एक सीट पर बैठने से पहले अपने होश संभाले। कोई बात नहीं, मैं इस बार अपने परपोते की खातिर अपना चेहरा खोने का जोखिम उठा सकता हूँ। ओह ठीक है, आइसक्रीम। जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, बटलर तुरंत काउंटर पर गया और बूढ़े आदमी के सामने रखने से पहले एक कप आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। बूढ़े आदमी के चेहरे पर भाव बदल गए। स्ट्रॉबेरी और मिश्रित फलों से सजा हुआ रंगीन आइसक्रीम का बड़ा कप बूढ़े आदमी के साथ असंगत लग रहा था, जो अपने काले परिधान में बेहद सख्त दिख रहा था। हालांकि अगर वे थोड़ी देर के लिए आइसक्रीम और बूढ़े आदमी को देखते तो उन्हें यह अंतर प्यारा लगता। बटलर मुश्किल से अपनी हंसी को दबा पाया। अगर तुम फिर से हंसे तो तुम्हें यहाँ बैठना पड़ेगा। बूढ़े आदमी ने उसे नाराजगी भरी नज़र से देखा। जब वे बात कर रहे थे तो दरवाजे की घंटी बजी। पहली नज़र में कोई नहीं दिखा, लेकिन जब उन्होंने अपना सिर नीचे किया तो उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई दी जो रबर डक की तस्वीर वाला स्कूल बैग लेकर अंदर कूद रही थी। इधर उधर देखने के बाद उसने अपनी आंखें खिड़की के पास एक टेबल पर आइसक्रीम के कप पर टिका दी, लेकिन एक पल के लिए चौंक गई जब उसने आइसक्रीम के पीछे बूढ़े आदमी को देखा। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद वह उसके पास चली गई। नमस्ते। टेबल के पीछे से एक लड़की जैसी आवाज़ सुनाई दी। बूढ़ा आदमी पहले तो इंतजार करते करते अधीर हो गया था, लेकिन जब उसने उससे बात करने वाले व्यक्ति को देखा तो वह चौंक गया। ये छोटी बेटी किसकी है? वह न केवल बहुत सुंदर है बल्कि थोड़ी जानी पहचानी भी लगती है। आप मिस्टर अलेक्जेंडर डंकन नहीं हैं, है न? जैसे ही टीना ने बूढ़े आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी बड़ी और साफ आंखें ऐसे घूम गईं जैसे कि उसके पास अनगिनत तरकीबें हों। इस बूढ़े आदमी की आंखें और भौहें उसके भूरे बालों के बावजूद अलेक्जेंडर डंकन से मिलती जुलती हैं। क्या वह उस मिस्टर के परिवार का सदस्य हो सकता है? क्या आप मिस्टर अलेक्जेंडर डंकन के परिवार की सदस्य हैं? छोटी लड़की की प्यारी आवाज़ से दंग रह गए। बूढ़े आदमी ने बिना सोचे समझे अपनी आवाज़ को नरम कर लिया और पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? टीना ने राहत की सांस ली और फिर उसके सामने वाली सीट पर चढ़ गई। शान से बैठने के बाद उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं कोर्टनी हंटर की बेटी हूँ। मैं अपनी मम्मी के लिए एक ब्लाइंड डेट की तलाश कर रही हूँ, इसलिए मैंने ही तुम्हें बाहर चलने के लिए कहा था। बूढ़ा आदमी और भी हैरान था। क्या तुम इतनी कम उम्र में अपनी माँ के लिए पति ढूंढ रहे हो? टीना ने आंखें मूंद लीं। क्या तुम इतनी बड़ी उम्र में अपने बेटे के लिए भी पत्नी नहीं ढूंढ रहे हो? बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चौंका और फिर जोर से हंस पड़ा। हाँ, इस मामले का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरी गलती है कि मैं भ्रमित हो गया। टीना ने सीधे चेहरे से उसकी ओर देखा। तो मिस्टर, मुझे बताओ कि तुम किस तरह के व्यक्ति की तलाश कर रहे हो और मैं देखूंगी कि मेरी माँ फिट बैठती है या नहीं। कुछ वाक्यों में स्कॉट ने अपनी सारी मांगें बता दीं। आप एक ऐसी महिला की तलाश कर रहे हैं जो अच्छी दिखती हो, जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो और जिसके पास काबिलियत हो। क्या आप ऐसी महिलाएं भी चाहते हैं जो लोगों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकें? टीना ने गंभीर, वयस्क तरीके से अपनी उंगलियों से गिनती की। फिर उसने कई मुख्य शब्द चुने जो उसने अभी सुने थे। मुझे लगता है कि मेरी माँ आपके द्वारा बताई गई सभी शर्तों को पूरा करती हैं। आप देखिए, मुझे अपनी माँ के लिए एक पति ढूंढना है और आपको अपने बेटे के लिए एक पत्नी ढूंढनी है। हम दोनों का उद्देश्य एक ही है। इसके अलावा मैं एक अच्छी लड़की हूँ और निश्चित रूप से बोझ नहीं बनूंगी। मुझे देखिए और आपको पता चल जाएगा कि मेरी माँ लोगों की देखभाल करने में बहुत अच्छी है। टीना को थोड़ा दोषी महसूस हुआ जब उसने लोगों की देखभाल का जिक्र किया। टीना के लिए अपने आप स्वस्थ होकर बड़ा होना पहले से ही एक चमत्कार था। उसकी माँ की काम करने की क्षमता बेहतरीन थी, लेकिन खुद की देखभाल करने की उसकी क्षमता काफ़ी संदिग्ध थी। स्कॉट को वह छोटी लड़की पसंद आने लगी जिसके विचार स्पष्ट और तार्किक थे। अपनी बेटी को इतना सुंदर और सुंदर बनाने के लिए एक खास तरह की माँ की ज़रूरत होती है। क्या तुम अपनी मम्मी की तस्वीर लेकर आए हो? हाँ, मैं लाई हूँ। टीना ने जल्दी से अपना बैग खोला और जो तस्वीरें उसने तैयार की थीं उन्हें उसे थमा दिया। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत हैं। फोटो में महिला को देखने के बाद स्कॉट ने सिर हिलाया और उसे बटलर को थमा दिया। तुम्हें भी एक बार देखना चाहिए। बटलर ने कुछ देर तक तस्वीर को देखा। बहुत तीखे, उभरे हुए चेहरे के भाव और दृढ़ता का एक संकेत। सर, इस युवती का रूप रंग बहुत अच्छा है। तो फिर ये तय है। स्कॉट ने मुस्कुराते हुए टीना की ओर देखा। मुझे किसी दिन तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहिए। सच में, टीना को इतनी आसानी से सहमति बनने की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। दादाजी, अगर मेरी मम्मी वाकई तुम्हारे बेटे के साथ घुल मिल जाती हैं तो मैं भविष्य में तुम्हारे साथ ज़रूर अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो।
एक बार जब वे आम सहमति पर पहुंच गए तो उन्होंने दोनों पक्षों की जीवनशैली की आदतों के बारे में बात की। अलेक्जेंडर एक नीरस और उबाऊ व्यक्ति था। इसके विपरीत कोर्टनी के पास कई दिलचस्प कहानियां थीं। स्कॉट धीरे धीरे इस महिला से मिलने के लिए उत्सुक था जो उसने टीना से सुनी सभी कहानियों के आधार पर की थी। बैठक समाप्त होने के बाद स्कॉट ने व्यक्तिगत रूप से टीना को प्रवेश द्वार पर भेजा और उसे कार में कूदते हुए देखा, फिर ड्राइवर को उसे वापस ले जाने के लिए कहा। बटलर हैरान था। सर, क्या आपको नहीं लगता कि यंग मास्टर जैसे अच्छे गुणों वाले व्यक्ति के लिए एक अकेली मां के साथ मेल खाना अन्याय है, जिसके पास एक बच्चा है? उस मामले में आप आगे बढ़कर एक सही परिवार वाली युवा महिला की तलाश क्यों नहीं करते? आजकल सभी युवा महिलाएं अपने परिवारों द्वारा बिगाड़ी जाती हैं। क्या आप उनसे जॉर्डन की देखभाल करने की उम्मीद करते हैं? अकेली माताओं के साथ क्या गलत है? मुझे लगता है कि हम इस रत्न पर ठोकर खाने के लिए काफ़ी भाग्यशाली हैं। स्कॉट ने बटलर की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे बटलर के पूर्वाग्रह से उसे घृणा हो रही हो। बटलर को जल्दी ही समझ आ गया कि वह निष्कर्ष पर पहुंच गया है। ये सच है। स्कॉट की प्राथमिकता जॉर्डन के लिए सौतेली मां ढूंढना है, यंग मास्टर के लिए पत्नी ढूंढना गौण है। टीना का पालन पोषण अच्छी तरह से हुआ था। अगर अलेक्जेंडर को ऐसी महिला पहले मिल जाती तो शायद जॉर्डन का बेहतर ख्याल रखा जाता। 3 साल पहले की वह घटना नहीं होती। स्कॉट की आकार के भीतर गूंज उठी क्योंकि वह बहुत पश्चाताप में लग रहा था। बटलर ने उसे सांत्वना दी। सर, यह आपकी गलती नहीं थी। 3 साल हो गए हैं, इसलिए जो बीत गया सो बीत गया। आपको खुद को बहुत ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि यंग मास्टर भी आपको दोष देने का इरादा नहीं रखता। उसके चेहरे पर उदासी थी। स्कॉट ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया, अगर उसने मुझे दोष नहीं दिया होता तो वह जॉर्डन को पिछले 3 वर्षों से अपने व्यापारिक यात्राओं पर साथ लाने के बजाय मेरे पास छोड़ देता। उस दिन के बाद टीना आइसक्रीम खरीदने के बहाने से बाहर जाती ताकि वह चुपके से कैफे में स्कॉट से मिल सके। हर बार वह उपहारों से भरा बैग लेकर घर लौटती। जल्द ही कोर्टनी को घर में अव्यवस्था साफ करते समय बहुत सारे अपरिचित खिलौने मिले। तुमने ये छोटा मरमेड ब्रेसलेट कब खरीदा? टीना बिस्तर पर अपने नए खिलौनों से खेल रही थी जब उसने पोकर फेस से जवाब दिया, यह एक उपहार था जो आइसक्रीम के साथ आया था। कोर्टनी ने भौहें सिकुड़ी। क्या पास के आइसक्रीम स्टोर में कई कार्यक्रम हुए हैं? उसे संदेह था, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि टीना कुछ बुरा करेगी। ये बस कुछ खिलौने थे, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे मैं तुम्हें आज दोपहर पास के किंडरगार्टन में ले जाऊंगी। देखते हैं तुम्हें कौन सा पसंद आता है। तुम्हारी गॉडमदर चाहती है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों से पहले तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढूं। तुम हमेशा घर पर नहीं रह सकते, है न? अगर उसकी सबसे अच्छी दोस्त कैमरन मिलर से फ़ोन पर बात नहीं होती तो कोर्टनी टीना की स्कूल व्यवस्थाओं के बारे में भूल जाती। टीना ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ठीक है। चूंकि आसपास के ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालय सोमवार को खुल गए थे, इसलिए कोर्टनी टीना को आसपास के कई किंडरगार्टन में ले गई। हालांकि परिणाम काफ़ी असंतोषजनक थे। कोर्टनी को स्कूलों की चिकित्सा सुविधाओं की सबसे ज़्यादा चिंता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि टीना को अस्थमा था। देश के आम किंडरगार्टन इस पहलू से अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं थे और ज़्यादातर अस्पतालों में एक डॉक्टर भी नहीं था जो एक साधारण इन्फ्यूजन करना जानता हो। वह काफ़ी चिंतित थी जब उनमें से कुछ ही उसके साधारण चिकित्सा प्रश्नों का उत्तर दे पाए। मैं जापानी खाना खाना चाहती हूँ, मम्मी। जब वे किंडरगार्टन से बाहर आए तो टीना ने कोर्टनी की आस्तीन खींचते हुए चंचलता से विनती की और तुरंत उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। ठीक है, हम आज जापानी खाना खाएंगे। चूंकि यह सोमवार था, इसलिए जापानी रेस्तरां में ज़्यादा लोग नहीं थे। उनके पहुंचने पर वेटर ने उन्हें खिड़की के पास एकांत सीट पर बैठाया जहां से शहर का ट्रैफिक दिखाई दे रहा था। माँ बेटी की जोड़ी ने खाना ऑर्डर करने के बाद एक दूसरे को हैरानी से देखा। मम्मी, मुझे लगता है कि अब आपको शायद काम पर जाना चाहिए। टीना ने अपनी ठुड्डी को अपनी हथेली के नीचे टिका लिया। वह इन दोनों लोगों को एक साथ लाने की कोई योजना बनाने की कोशिश कर रही थी। अटलांटिस कंसल्टेंसी स्वतंत्र मार्केटिंग एजेंसी, क्यों? क्या मैं 2 दिन और आराम नहीं कर सकती? हर दिन आपको काम न करने के लिए भुगतान पाने का मौका नहीं मिलता। हम इस बारे में सप्ताह खत्म होने पर बात कर सकते हैं। आपको अवसर का फ़ायदा उठाना होगा, मम्मी। कौन सा अवसर? तुम्हारा बॉस। वह अमीर, सुंदर और अविवाहित है। मुझे पूरा यकीन है कि कंपनी की कई खूबसूरत महिलाएं उसे पाने के लिए उत्सुक हैं। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं भविष्य में कैसे जीवित रहूंगी? तुम बदमाश, तुम क्या बात कर रहे हो? कोर्टनी ने उसे घूरा और उसकी नाक पर चुटकी ली। तुम्हें ये सारे विचार कहाँ से मिले? तुम मेरे बॉस से भी नहीं मिले हो, तुम्हें कैसे पता कि वह सुंदर है? टीना कोर्टनी के हमलों से बच रही थी जब वह अचानक चमक उठी और अपनी कुर्सी पर कूद पड़ी, दूर से उत्साह से हाथ हिलाते हुए। यहाँ मिस्टर अलेक्जेंडर, यहाँ मिस्टर अलेक्जेंडर। कोर्टनी ने संदेह से दूर की ओर देखा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह कौन है, उसकी मुस्कान उसके मुंह के कोनों पर जम गई।
जापानी रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर एक लंबा सिलहूट एक छोटे लड़के को पकड़े हुए था। उन दोनों के चेहरे पर एक ही सुंदर भाव था, लेकिन वे ठंडे, अप्राप्य भाव से देख रहे थे। उन्होंने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। क्या यह अलेक्जेंडर और उसका गुस्सैल युवा मालिक नहीं है? अरे, मैं अभी अभी ठीक हुआ हूँ और टहलने के लिए बाहर आया हूँ, मुझे उससे क्यों टकराना है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टीना उसे क्यों जानती है। आखिर क्या चल रहा है?